हूँ। और दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और टॉपिक का नाम है भाई साहब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखिए कि हर साल इस एक टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पेपर में आते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, लगभग हर एग्जाम में ही आपको जो है प्रश्न यहाँ पे दिखाई देंगे। सो ये टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको अगर हमने अच्छे से कर लिया तो फ्री के नंबर, जिसको बोलते हैं ना पॉलिटी के अंदर, वो फ्री के नंबर आपको मिलेंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है और इजी है। और इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक को तो आपको अच्छे से पढ़ ही लेना चाहिए। हो सकता है कुछ जगह पे आपको जो है अपकमिंग टॉपिक्स के अंदर रट्टे मारने की जरूरत पड़ रही हो, लेकिन ये टॉपिक रटने वाला नहीं है। ये तो सिंपल है, एक कहानी की तरह आपने पढ़ लिया और आपको याद हो गया सारे का सारा। सो यही इस टॉपिक की ब्यूटी है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक को आप पढ़ ही जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा। वैसे कोशिश हमेशा मेरे हिसाब से तो ये करनी चाहिए कि 3 सब्जेक्ट हमेशा पूरे आज की डेट में पढ़ के जाइए। एक हिस्ट्री हो गया, दूसरा इकोनॉमिक्स हो गया, तीसरा पॉलिटी हो गया। बाकी कुछ पढ़ के जाओ पेपर में, ना पढ़ के जाओ, ये 3 सब्जेक्ट आप पूरे पढ़ गए ना पेपर में, और इसके साथ करंट अफेयर और स्टैटिक कर गए, तो आपने खेल बदल दिया है ना। आज ऐसा हो गया है कि साइंस और ज्योग्राफी को कहीं पछाड़ के ये सब 3-4 चीज़ जो है आगे निकल रखी है। सो उसी के अंदर जो है वही प्रयास चल रहा है कि वही बेहतरीन कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। सो जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार आ जाइए। फिर जो है इसमें हम आगे शुरू करते हैं आज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। सो जिनको नहीं पता है उनको हम बता दें कि ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं जीके रामबाण 4.0 बैच, जीरो टू हीरो लाइव बैच है। और एसएससी एंड रेलवे दोनों को ये कवर करता है। इसके अंदर काफ़ी सारा कंटेंट अभी तक हम ख़त्म कर चुके हैं और अभी बहुत जल्दी जो है पॉलिटी को भी ख़त्म करेंगे। कोशिश ये है कि अगले 8 से 9 दिन कम से कम पॉलिटिक डिमांड करेगी, तो वो 8 से 9 दिन जो है हम पॉलिटी को कर बहुत मेहनत लगा के जब मैं पढ़ाऊँगा तब जाके पॉलिटी ख़त्म होगी। सो इतना तो डिमांड बनती ही है भाई, कोई छोटी तो है नहीं है पॉलिटी। सो ये जिसने नहीं लिया है ये आप ले सकते हैं जीवी कक्षा एप्लीकेशन से। ऐप का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे रखा है। सो आ जाइए फटाफट से, बड़ा मज़ेदार आज का सेशन रहने वाला है, मज़ा आएगा आपको जी। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बीच में हो सकता है कि मेरे को 2 या 3 दिन के लिए कहीं जाना पड़े। सो उसकी भी मैं आपको बता दूंगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। एक सेकंड मुझे दीजिए, शायद चार्जिंग का इशू आ रहा है, एक सेकंड रुक जाइए जी। हाँ, ठीक हो गया। ठीक है, तो वीडियो में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर कहीं जाना पड़ गया, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 या 3 दिन के लिए एक अर्जेंट जगह है, वहाँ जाना पड़ रहा है। सो अभी नहीं, मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को, बहुत जल्द हम रिवील भी कर देंगे कि क्यों जाना पड़ रहा है। सो बट 2-3 दिन के लिए हो सकता है कि मैं अवेलेबल ना रहूँ, वो मैं इन एडवांस आपको बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज अपने इस सेशन को। आप देखिए सबसे पहले तो कि जब मैं बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए कि हमने ऐसा नहीं अचानक से कि अंबेडकर साहब का मन किया और उन्होंने मुंह उठा के कॉन्स्टिट्यूशन को लिख दिया। इसको लिखने के पीछे कई सारे प्रयास रहे हैं। अगर मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में इसको जोड़ने की कोशिश करूं तो आपने एक नाम सुना होगा साइमन कमीशन का दोस्तों, साइमन कमीशन का, है ना, गो बैक साइमन वाला। लाला लाजपत राय, आप देखिए कि उस टाइम पे उनकी मार्टियर डोम भी मनाते हैं ना, सो डेथ हुई उनकी। सो ये सारा का सारा क्यों था गो बैक साइमन वाला, कि भाई वाइट मैन कमीशन बोला जाता है और जितने भी थे अंग्रेज वही हमारे देश का भविष्य डिसाइड कर रहे थे, पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा इंडिया का और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, संविधान क्या होगा, वो लोग डिसाइड कर रहे थे। और इसी के एवज में क्या आती है फिर वहाँ पे, मैं आपको थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता जा रहा हूँ। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट कब की है, 1928 के आसपास की है। ठीक है, ये सारा 1928 के आसपास का इवेंट चलता है। फिर ये सारा सिनेरियो होता जाता है होता जाता है। अब आप देखिए कि कहानी कहाँ पे पहुंचेगी इसके बाद कहानी पहुंचेगी 1930, 31, 32, है ना। ये जो है ये कौन से ईयर्स हैं, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के। आप देखिए तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन गया था, सो बी आर अम्बेडकर साहब गए थे और साथ में एक और आदमी था, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, सो ये जो दोनों हैं ये लगभग हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गए थे, गोलमेज सम्मेलन जिनको बोलते हैं। सो वो क्या था, वो भी वही था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा, भारत का फ्यूचर क्या होने वाला है। सो आप पॉइंट देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक दिन का खेल तो नहीं था। अच्छा, कई बार हम कंफ्यूज कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोथ आर डिफरेंट थिंग। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब मैं बात करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब मैं बात करता हूं, सो इसका कंसेप्ट 1934 में एम एन रॉय ने दिया था। किसने दिया था, एम एन रॉय साहब ने दिया था। सो अब देखिए 1934 में ही कंसेप्ट दे दिया। 1932 में आप देखो कि वो
क्या कहते हैं, पूना पैक्ट होता है, गांधी के साथ साइन होता है ना, याद होगा आपको। सो उसी के 2 साल के बाद 1934 में आप देख लीजिए एम एन रॉय ने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंसेप्ट भी दिया था। और हम यही पाएंगे यहाँ पे कि आप देखना कि शुरुआत जो होती है ये पूरे खेल की जब भारतीय लोग इसमें एंटर करेंगे। सो मैक्सिमम आप देखिएगा कि वकील लोग हैं यहाँ पे, है ना। सो वकील लोग क्या किस में एंटर कर रहे हैं, कैबिनेट मिशन प्लान में कर रहे हैं, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट हमारे लिए लाए 1946 के अंदर। और यहाँ पे इस कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या किया कि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होता है या फिर जब तक पावर ट्रांसफ़र नहीं होती है, तब तक के लिए क्या किया जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। और आप ये ध्यान रखना कि ये टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म होता है, 1945 के आसपास का टाइम पे खत्म होता है ना। और 1943-44 के आसपास में सुभाष चंद्र बोस की भी आपने देखा कि डेथ हुई। सो वो जो टेन्योर खत्म होता है, सो उसी के ड्यूरेशन के बाद ब्रिटेन की सरकार हमें जो तोहफे में दे रही है भाई मेरे, कि हमारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो पहले मान नहीं रही थी भाई, वो मानती ही नहीं थी कि यहाँ के लोग जो हैं इस काबिल भी हैं। सो इनको जो है किसी असेंबली में नहीं रखा जाएगा। वही साइमन कमीशन से लेकर आज जब इस डेट तक हम पहुँचते 46 तक, तो हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखते हैं, जो पूरी असेंबली एक तरह से पार्लियामेंट का ही काम करेगी जब तक कि हमारा संविधान लागू नहीं हो जाता। पॉइंट ये है कि ये जो असेंबली आप देख रहे हैं आज, जैसे आप पार्लियामेंट देखते हैं ना, सेम वही काम जो है ये असेंबली कर रही थी, पूरे देश को चलाएगी। बट जब ये बनाई गई थी तो अंग्रेजों ने इसको बनाया इसलिए नहीं था कि पूरे देश को चलाएगी, ये इसलिए बनाई गई थी कि भाई संविधान को कैसे बना सकते हैं, है ना। तो वो अपने इनपुट्स जो है ये असेंबली जो है वहाँ पे रख सकते हैं, नहीं तो भारतीय हमेशा जो है विरोध प्रदर्शन करते थे। सो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो टोटल ड्राफ्ट है वो कंप्लीट कितने टाइम में हुआ, तो ऑलमोस्ट 3 साल लग गए इसके ड्राफ्ट को कंप्लीट होने में। 3 साल का मतलब अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। सो यहीं से आप समझ सकते हो कि काफ़ी लंबा टाइम लग गया। और इन्होंने क्योंकि आप देखो कि हमने जो है ना लगभग अपना कॉन्स्टिट्यूशन कई सारे देशों से सम्मिलित करके एक जगह पे लेकर आए हैं। और ऐसा करना इसलिए ज़रूरी था, अम्बेडकर साहब ने जब सोचा बैठ के कि भाई हर 100 किलोमीटर में तो भाषा चेंज हो रही है, कल्चर चेंज हो रहा है, तो सबका इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए। इसीलिए आप देखना हमारे राष्ट्र कभी भी ये नहीं बोलते कि हिंदू राष्ट्र है या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का या इस्लामिक राष्ट्र है, ऐसा कोई कभी भी हम नहीं बोलते हैं ना। सो हम हमेशा जो है एक सेकुलरिटी के साथ बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा देश सभी का है। पॉइंट ये है यहाँ पे। सो कुल मिला के कहानी ये है कि 26 नवंबर 1949 को जो है इसका ड्राफ्ट जो है हमारे पास तैयार हो जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि फाइनली कमेंस होता है या फिर आप कह लीजिए कि जो लागू होगा वो 26 जनवरी 1950 को होगा। अब क्योंकि हमने कई सारे देशों से उठाया है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो काफ़ी मोटा ताजा बन गया। अब वो मोटा ताजा जब बन गया तो हमने उसका एक सिंबल रखा। वो सिंबल हमने क्या रखा, ये प्यारा सा एलिफेंट रखा। ये एलिफेंट इसीलिए रखा क्योंकि ये पूरा का पूरा बड़ा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, वहां से हमने रखा। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो B.R. अम्बेडकर साहब थे। सो इसीलिए इनको जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल दिया जाता है, क्योंकि उस कमेटी के चेयरमैन थे। दैट्स ऑल। सो अभी जो है मैं आपको बहुत डिटेलिंग भी पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ एक ब्रीफ आउट कर रहा हूँ। इसके अलावा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आप बातें करते हैं, ये आप देखेंगे तो पूरी ये 389 मेंबर हुआ करते थे, क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया था तब, है ना। लेकिन हुआ क्या कि वो जो बगल वाले देश के हैं ना जिन्ना साहब, सो उन्होंने जो है डायरेक्ट एक्शन डे कर दिया और नौटंकियाँ कर दी। तो उसमें क्या हुआ कि आप समझो ये जो लोग थे, है ना, ये उधर को खिसक लिए, ये उधर को खिसका के ले गए। सो जब ये उधर को खिसक लिए तो ये पीछे बचा रह गए, ये केवल भारतीय रह गए। सो 299 मेंबर यानी कि 299 मेंबर सिर्फ जो है यहाँ पे बचे रह गए थे। पॉइंट ये है, बाकी के पाकिस्तान की तरफ मेंबर चले गए थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी मेंबर्स थे। सो ये तो मैंने अभी आपको बताया है ब्रीफ आउट। अब हम प्रॉपर जो है इसकी थियरी को पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे। अब आपको सारे कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल करेंगे किसी दिन, है ना। 12:30 से 9 भी करेंगे लाइव किसी ना किसी दिन। जी, राधे कृष्णा भाई, राधे कृष्णा। चलिए अब हम बात करते हैं ओरिजिन की। आप देखिए कि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एम एन रॉय ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है प्रपोज कर दिया था कि भाई ये एक असेंबली ऐसी बननी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का देखभाल करेगी कि भाई बनाना है हमें। सो आप देखिए कि उसी के लिए क्या आता है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है। एक ये बात आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा, कैबिनेट मिशन प्लान में ये पूछ सकता है कि कितने लोग आए थे। सो 3 मेजरली लोग आए थे, ये तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। ये 3 लोग यहाँ पे आते हैं। सो एक है पथिक लॉरेंस, एक है स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरा जो है A.B. अलेक्जेंडर। सो इन तीनों का नाम ऑप्शन में आप देखिए कि कई बार आ जाता है पेपर में, सो आपको पता होना चाहिए है। और ये कोई चौथा नाम एक्स्ट्रा में दे देगा, क्लीमेंट एटली दे दे मान लीजिए, है ना। और ये आपको पता होना चाहिए क्लीमेंट एटली उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे उधर, है ना। सो वो इसमें नहीं आएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि
वो उस टाइम पे आए थे, है ना, व्हाइट मैन कमीशन वाले टाइम पे, लेकिन इस वक्त नहीं, है ना। सो पॉइंट ये है कि ये 3 लोग आए थे, ये रट लो इसको। इसके अलावा आप देखिए कि मेंबर्स जो इलेक्ट होते थे, ये इलेक्ट कैसे होते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? ऐसा तो है नहीं कि किसी नौसिखिए को उठाया, आजा आजा बेटा आजा आजा, तेरे को बना देते, तेरे को बनाते, ऐसा तो था नहीं। सो ये जो होते थे ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, है ना, जो प्रोविंस के अंदर असेंबली होती थी ना, स्टेट के अंदर। प्रोविंस क्या होता है, स्टेट होता है। अब आप सब समझते हैं क्योंकि हमने क्राउन रूल वगैरह वो सारी चीज़ मैंने आपको बताई। फिर प्रोविंस में क्या होता है, सेंटर की सरकार में क्या होता है, शुरुआत से मैंने आपको सारा कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी समझा दिया है। सो यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट देखी जाती है कि एक वोट की कीमत एक ही रहेगी। सो प्रोपोर्शनली देख लिया जाएगा कि भाई कौन जीत रहा है, उस एंगल से उसको यहाँ पे स्थान मिलता था। अच्छा, शुरू में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों ने ना ये बोला कि भाई तुम लोग हो कौन ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें देने वाले? क्योंकि आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? अंबेडकर साहब तो उसमें ये लिख रहे हैं कि फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल वाला हो ना, वो सारा का सारा कहानी लिख रहे हैं। बट लोग ये बोल रहे थे कि भाई ये वकीलों की जमात, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्रिटिक्स कर रहे थे। आप देखेंगे मैक्सिमम वकील लोग ही यहाँ पे थे, बैरिस्टर लोग हुआ करते थे, है ना। नेहरू देख लो, गांधी देख लो, ये सब बैरिस्ट्री वाले लोग हैं। सो आप देखिए कि लगभग लोगों ने यही बोला कि ये वकीलों की जमात आकर, एक तो ये जो है सिर्फ वकील ही क्यों यहाँ पे रखते हैं, है ना। बट दिक्कत ये थी कि भाई पढ़े लिखे लोग जो ज़्यादा रहे, है ना, या फिर ये लोगों ने बाहर लंदन में जा जाके, कोई ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ रहा है, सो वहाँ से भी इन लोग के दिमाग खुल गए, थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गई। सो वो बहुत सारी एक जो है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें रही। अब देखिए बहुत सारे लोग तो इसमें प्रिविलेज्ड थे कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी रही होगी, लेकिन एक महान व्यक्ति इसमें अंडर प्रिविलेज्ड भी रहा। और फिर भी वो, आप देखिए कि मेरे को यूनिवर्सिटी का ध्यान नहीं आ रहा, अमेरिका की है कि कौन सी है, वहाँ पे एकमात्र इंडियन है जिसकी मूर्ति लगी हुई है, आप देखिए। और लोग जो बड़े सम्मान से उनको देखते हैं, और आज तक के सबसे मेधावी छात्र वो माने जाते हैं। वो मेरे को यूनिवर्सिटी का नाम याद नहीं आ रहा है। सो वो मूर्ति किसकी लगी हुई है? वो अंबेडकर साहब की मूर्ति लगी हुई है, BR अम्बेडकर साहब की। और अम्बेडकर साहब की कहानी तो कुछ ऐसे है भाई साहब की, इन्होंने जो फेस किया है ना, इन्होंने बहुत बहुत बुरा टाइम फेस किया कि बाहर से पढ़ाई करके आ गए, है ना, एकदम हाई लेवल के पर्सन बन के भी आ गए, लेकिन यहाँ पे इनको किराए पे कमरे ना कोई दे, है ना, रहने के लिए कमरे नहीं दे रहे थे, क्योंकि दलितों के लिए रहने के लिए कमरे तक नहीं थे। अच्छा, जो पढ़ाई की बचपन से लेकर स्कूल तक, तो स्कॉलरशिप के आश्रय पे सब कुछ रहता था। सो आप देखिए कि जो पढ़ाई भी की है, सो उसमें ये कक्षा में कहीं बेंचों पर नहीं बैठ सकते थे, दूर कहीं कोने में जाके बैठते थे, और वहीं उसी चटाई पर जो है ये पूरा का पूरा पढ़ते थे। और पानी भी पीना है तो एक आदमी आता था, अलग से एक लोटे से पानी पिलाता था, और अगर वो आदमी नहीं आया तो पूरा दिन पानी नहीं पी सकते थे। सो पॉइंट ये है कि इनको जो है बहुत अभावों में रहना पड़ा, बट स्टिल इन्होंने जो है, आप देखिए कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल के बाद भी आप देखिए कि आदमी जो है भारत का संविधान लिख रहा है, यानी उसके लिखने के बाद पूरा भारत चला है। तो यहाँ से इसलिए ये एक प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। बहुत ही मोटिवेटिंग इनकी स्टोरी है, फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, अभी तो पढ़ाई के ऊपर हम फोकस करते हैं। सो मज़ेदार है ना। वो अलग बात है कि कोई क्रिटिक्स कर दे कि भाई ये तो दलितों के लिए कर रहे थे, ये था वो था, बट उस टाइम पे समाज के हिसाब से देखेंगे तो वो अपनी जगह पे सही है। एनीवेज, सो कंपोजिशन की बात करते हैं तो टोटल मेंबर्स जैसे मैंने अभी आपको बताया 389 हुआ करते थे। यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया ये अनडिवाइडेड इंडिया में था। सो जब पाकिस्तान अलग होता है सो 299 मेंबर रह जाते हैं उस टाइम पे। सो ये भी आपको ध्यान रखना है, टोटल जो है वो 389। अगर 389 की आप कंपोजिशन देखना शुरू करेंगे, सो वो कंपोजिशन क्या बनती है, 292 तो प्रोविंसेस से आते थे, स्टेट से आते थे, फिर 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से आते थे, इसके बाद 4 जो है वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस से आते थे। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 3 पॉइंट कि भाई इन 389 की कंपोजिशन क्या थी। इसके अलावा पार्टीशन होने के बाद 299 ही भारत में रह गए थे, बाकी उधर चले गए थे। इसके अलावा कुछ लोग इसमें से पार्टली इलेक्टेड होते थे, कुछ नॉमिनेटेड होते थे, वो कहानी तो हमेशा रहती थी। और फिर यही क्रम में चलते चलते क्या होता है कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जो है वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं ना चाचा जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं। सो वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसी को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया जाता है, एंड दिस इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गए तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई कहीं बाहर गए तो हैं कि कौन हो तुम, तो अपना कार्ड निकाल के दिखाओगे, इनकम टैक्स से तुम है, बता के बात है तने है, सो आजा आजा दिखा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट। सो बात वो है कहानी की, ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आईडी कार्ड है वो है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बाद में प्रियम्बल बोला गया, पहले तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसको बोला गया था। ठीक है जी। सो पॉइंट ये है अब कि उत्पत्ति और गठन की बात करें तो MN रॉय ने 1934 में ही ये आइडिया, ये प्रस्ताव पारित कर दिया था कि एक जो है स्वतंत्र संविधान सभा होनी चाहिए है। इसके अलावा कैबिनेट मिशन योजना जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो आती है 1946 के आसपास में, है ना। सो इस टाइम पे आप देखिए कि 3 लोग आते हैं भारत में, पथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। और यहाँ पे जो है अगर हम देखते हैं इसके अंदर जो चुनाव हुए है ना, वो है तो
एक अप्रत्यक्ष चुनाव ही है, लेकिन उसमें जो तरीका कौन सा था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अविभाज्य था, है ना, सो तब तक जो है 389 सीट्स टोटल पूरी असेंबली की हुआ करती थी, जिसमें प्रांतों से 292 आती थी, रियासतों से 93 आती थी और मुख्य आयुक्त के प्रांत से 4 आती थी। जब भारत दो टुकड़े कर दिए गए, पाकिस्तान को अलग किया गया, तो 299 सीट रह गई। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इसमें से कुछ तो आंशिक रूप से अगर हम देखते हैं तो वो निर्वाचित थी और कुछ जो है वो मनोनीत थी, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर उद्देश्य की बात करते हैं तो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो नेहरू लेकर आए, और उद्देश्य प्रस्ताव ही जो है आगे चलकर जो है प्रियम्बल बना, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का जो है एक आइडेंटिटी कार्ड बन गया था, ऐसे आप समझ लीजिए, जिसे 22 जनवरी 1947 को हमने अपनाया था। जी हाँ, 22 जनवरी को ही अपनाया था। 22 जनवरी को बहुत सारे काम हुए थे जो हम आगे चल के चर्चा करेंगे। ये अपनाने वाला भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का काम हुआ था, और आगे जो मैं और कुछ भी चीज़ें बताऊंगा, जैसे राजेंद्र प्रसाद का बनना, तिरंगे का अडॉप्ट करना, बहुत सारी चीज़ें आगे भी बताऊंगा। एनीवेज, सो आप देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ कुछ आपको याद रखनी है कि इलेक्शंस की जो बात करते हैं, जो हमारे देश में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए वो जुलाई से लेकर अगस्त 1946 तक हुए थे। पहली मीटिंग कोई पूछ ले आपसे इस असेंबली की तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, है ना। और ये जो पहली मीटिंग हुई थी, अब जैसे आज देखिए, आज हम क्या करते हैं, प्रो टर्म स्पीकर होता है ना, सो जो पहली हमेशा जब संसद बैठती है तो उसमें पहला स्पीकर जो होता है ना, पहली बार जो है आकर अपना जो है भाषण देता है और पूरा संचालन करता है, फर्स्ट टाइम का जो स्पीकर होता है, पहली लोकसभा जब जीत कर आते हैं ना, सो उसको बोलते हैं प्रो टर्म स्पीकर, जो एक ही दिन का स्पीकर होता है, केवल एक ही बार बनता है, और उसके सामने ही सब कुछ जो है निर्वाचन हो जाता है कि भाई अब लंबे समय के लिए स्पीकर कौन रहेगा, सबके शपथ समारोह वगैरह वाला जो भी है ना, जो भी चीज़ होनी है उसके सामने हो जाएगी। पॉइंट ये है। सो यहाँ पे कुल मिला के कहानी ये है कि टेम्परेरीली और या फिर इंटरिम प्रेसिडेंट जैसे उस टाइम पे बोल सकते हैं, जैसे आज का स्पीकर है ना प्रो टेम स्पीकर, वैसे ही उस टाइम का इंटरिम प्रेसिडेंट कह लो या टेम्परेरी प्रेसिडेंट कह लो, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन बने, ये बनते हैं आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा, ये प्रैक्टिस हमने ली कहाँ से? एक्चुअली में ये सबसे बुजुर्ग थे, सो ये प्रैक्टिस हमने ली है फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से। फ्रांस में क्या होता था भाई मेरे, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति होता है, सो उस व्यक्ति को जो है पहली कोई भी असेंबली होती है ना, तो ये बोल देते हैं कि चलो ये बुजुर्ग है तो इसको ऐसा करते हैं, हेड बना देते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए, है ना। अपने गांव में भी बहुत सारा होता है कि भाई वहाँ पे पंचायत बैठ गई तो चलो ऐसा करो, गांव के जो सबसे 4 बुजुर्ग आदमी है ये हमें सिखाने लगते हैं, इनको जो है बिठा देते हैं, ये इसका फैसला करेंगे। सो ऐसा करते हैं ना, वैसे ही आप इसको समझ लीजिए। इसके अलावा परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? तो परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं जो नेहरू जी के बिल्कुल खास रहेंगे वही बनेंगे, है ना। और नेहरू जी किसकी खास है? नेहरू जी गांधी जी के खास है ना। तो गांधी जी की खास है तो फिर नेहरू जी पहले पीएम बने, है ना, आपको पता है कि बनेंगे भी, है ना। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उनको नहीं बनने दिया जाएगा, सो नेहरू ही बनेंगे। गांधी जी का माई वे और हाई वे, है ना, और उसके बाद फिर नेहरू जी की भी वही चलती है। सो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है देख के कि गांधी जी, शायद नेहरू जी का परिवार बैरिस्ट्री में बहुत अच्छा था, है ना। बहुत सारे लोगों से, हिस्टोरियंस वगैरह से, है ना, हमारी बातचीत होती रहती है जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी रिसर्च करते हैं, मैं करता रहता हूँ, है ना, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ें उन लोगों के साथ वार्ता करने में। सो कभी भी मौका मिलता है तो मैं उन लोगों से ये बात करता था। सो उन लोगों ने भी मेरे को यही बताया, जो अच्छा खासा इसमें जो है टाइम स्पेंड करते हैं काफ़ी सारी नॉलेज गेन करने में, कि कहीं ना कहीं ऐसा जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऐसा रिफ्लेक्ट होता है कि गांधी जी कहीं ना कहीं बैरिस्ट्री में तो उतने अच्छे नहीं थे, यानी कि वकालत में उतने अच्छे नहीं थे। नेहरू की फैमिली बहुत अच्छी थी, वकालत में बहुत तेज होती थी, है ना। सो कहीं ना कहीं वो एक कारण था कि गांधी जी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बैक ऑफ द माइंड में सप्रेसिव फील करते थे इस चीज़ की वजह से। ये भी एक कारण हो सकता है कि वो नेहरू से थोड़ा सा दब जाते थे। सो बट जो भी कारण हो, है ना, या ये कह लीजिए कि उनकी बॉन्डिंग नेहरू से अच्छी थी, वट एवर इज द रीजन, बट नेहरू को उन्होंने पीएम बनाया। सो दाद देनी पड़ेगी, गांधी के एंड तक टिके रहे भाई कि नेहरू को ही बनाएंगे। एनीवेज, सो परमानेंट प्रेसिडेंट की बात करते हैं, 11 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के खास व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद साहब जो हैं वो बन जाते हैं, और यही वो राजेंद्र प्रसाद है जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनेंगे जब भारत आज़ाद हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर होने चाहिए हैं। सो वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी साहब बनते हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और तीसरा जो अक्सर पेपर में आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। सो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो बनते हैं वो बी.एन. राव साहब बनते हैं, ठीक है। सो टोटल टाइम अगर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का, जैसे मैंने पहले बता दिया, लगभग 3 साल, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन के आसपास लगा। टोटल सेशन कितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हुए ये पूछ सकता है, तो 11 सेशन हुए थे, 165 दिन तक बैठी थी, है ना, अलग अलग टाइम का मिला के देख लिया जाएगा। अच्छा, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो डिस्कस हुआ है, ये पूरा ड्राफ्ट जो है ना, आप ध्यान दीजिए जरा, 114 दिन ही डिस्कस हुआ है दोस्तों। जी हाँ। अब ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग हुआ करते थे,
और वो 7 लोग में भी 2 तो बीमार ही चल रहे थे, है ना, एक बीमार हुआ, एक की डेथ हो गई। और आप ये भी समझ सकते हैं कि कितना ही सीरियस होंगे। सो कुल मिला के कहानी ये है कि हम अंबेडकर साहब को फादर क्यों बोल देते, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, एक्चुअली में उसी आदमी पे सब कुछ दारोमदार था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना क्या है, यानी कि वो आदमी लगा पड़ा है सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को छांटने में। तो ये जो 7 लोग भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, बाकी के जो 6 लोग हैं वो भी ऐसा नहीं आप कह सकते कि उनका बहुत ही बड़ा योगदान है, वो लोग खुद भी बोलते हैं इस बात को, है ना। सो एनीवेज, सो ये जो है 114 दिन के लिए ही बैठे हैं। सो वही मैंने बोला, बाकी के दिन तो अंबेडकर साहब खुद ही अपना दिमाग घिस रहे थे कि क्या करना है। इसके अलावा अप्रोक्सीमेट एक्सपेंडिचर कितना आ गया था भाई साहब उस टाइम पे? 64 लाख रुपए। 64 लाख क्या कम होता अमाउंट? उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 47 की बात कर रहा हूँ भाई मरे, है ना, 75 साल से ऊपर हो गया। सो आप देखिए यहाँ पे कि 64 लाख रुपए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में खर्च कर दिए। हाँ सही कहा, सच में। एनीवेज, सो ये वही लिख रखा है, ठीक है, टोटल 11 सेशन में। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो चुनाव जो हुए थे संविधान असेंबली वाले, सो ये जो है जुलाई अगस्त 1946 में, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। फिर इसके अलावा 9 दिसंबर 1946 को स्थायी अंतरिम अध्यक्ष जो बनाए गए वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। कौन सी प्रैक्टिस के तहत? फ्रांस से ली गई प्रैक्टिस के तहत बनाया गया था कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बना दिया जाए। इसके अलावा जो प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनते हैं वो राजेंद्र प्रसाद बनेंगे, और इसके अलावा उपाध्यक्ष जो है एच.सी. मुखर्जी बनेंगे। इसके अलावा अगर संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं तो बी.एन. राव बनेंगे। यही प्रश्न कई बार पेपर में आया है और आगे फिर से आएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा। इसके अलावा संविधान का मसौदा तैयार करने में लगभग 3 साल लगे, जिसको हम 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बोल देते हैं। फिर कुल सत्र कितने हुए थे? तो 11, और कुल बैठकें 165 दिन तक हुई थी, जिसमें चर्चा जो है अगर ड्राफ्टिंग कमेटी की देखा जाएगा केवल 114 दिन भाई। तो यहीं से आप समझ सकते हैं, और 64 लाख रुपए इसको बनाने में खर्चा आ गया था। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, यानी संवैधानिक सलाहकार कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? सो अभी मैं आपको बताकर आया हूं, इसका जल्दी से उत्तर आप दीजिए जी, ठीक है। हाँ क्या हो रहा है? अच्छा मैं वही देख रहा था, कमेंट्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हाँ कमेंट्स अभी दिखाई ही नहीं दे रहे थे, अब आए हैं। चलिए, सो इसका अगर हम देखते हैं, सो इसका जो है बी.एन. राव साहब होंगे, अभी मैं आपको बताकर ही आया हूँ इसका उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट, जो 11 सेशन हुए हैं, हेलो, हाँ सो 11 सेशन जो हुए हैं, सो 11 सेशन हुए हैं जो आप देखिए, उनमें से पहला सेशन जो है 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ है। ये सारों की डेट याद रखने की वैसे तो ऐसा जरूरत नहीं है, पहले की याद रख लेना और बाकी जो है आखिरी वाले की याद रख लेना। सो आखिरी वाला जो हुआ है वो 11th सेशन 14 से 26 नवंबर 1949 को हुआ है, और आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को ही हमने जो है अपने देश के संविधान को एडॉप्ट कर लिया था। ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, और ये आखिरी ही सेशन था, ठीक है। अब पॉइंट आपके सामने ये जरूर आ सकता है कि भाई जब ये आखिरी ही सेशन था 26 नवंबर 1949 वाला, तो संविधान को इसी टाइम पे जो है अडॉप्ट कर लिया था, तो भाई लागू भी कर देना चाहिए था। तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? वो इसलिए नहीं किया गया कि चाचा जी अड़ गए, है ना। चाचा जी ने क्या बोला था, नेहरू जी, सो चाचा जी ने बोला कि भाई अभी नहीं करेंगे, तो सबने समझाया कि भाई साहब ऐसा मत करो, हम पूरा देश चलाना भी तो है, अभी ऐसे तो दिमाग खराब हो जाएगा सबका, है ना। सो बोलते ना ना, मन्ना बोल दिया तो बोल दिया, है ना, वो वाली कहानी थी। सो पॉइंट ये था, उन्होंने इसलिए बोला कि भाई, बाद में किसी ने कोने में जाके पूछा कि चाचा जी इधर आइए, जरा बताइए कि बात क्या है, माजरा क्या है, ये मेरे कान में ही बता दो कि क्या बात से है। तो फिर नेहरू जी ने बताया उसके कान में कि भाई मैं तो पहले से ही बोल चुका था लाहौर सेशन के अंदर, वो जो 29-30 में हुआ था, 1929-30 में, कि हम जो है 26 नवंबर को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे हैं। और वो इंडिपेंडेंस डे के लिए मैं अंग्रेजों को रोक ना पाया, है ना। अंग्रेज बोलते कि हम तो अभी जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, है ना, वो जल्दबाजी में छोड़ गया हमें ऐसे ही। तो इस चक्कर में जो है इंडिपेंडेंस डे तो ना बन पाया, अब मैं रिपब्लिक डे मनाऊंगा, यानी गणतंत्र दिवस मनाऊंगा। सो कुल मिला के कहानी ये है कि नेहरू जी अड़ गए, और वो जो उन्होंने पहले बोली थी बात, उसको परफेक्टली सिद्ध करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं, अब संविधान लागू होगा, जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा किस दिन? 26 जनवरी 1950 को। तो भाई अड़ गए तो अड़ गए, बट फिर सबने समझाया तो फिर पार्शियली संविधान को लागू कर दिया गया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, कंप्लीटली लागू नहीं किया गया था, काफ़ी सारी जो जरूरी चीज़ें थी संविधान की वो लागू कर दी गई थी, इम्प्लीमेंट कर दी गई थी। और जो ऑफिशियली अगर हम बोलते हैं, सो वो ऑफिशियली फिर जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है, ठीक है। सो वो जब 26 जनवरी 1950 को लागू होना है, उससे पहले सब लोग साइन करेंगे। तो साइन कौन करेंगे, है ना, यही लोग करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो वो 24 जनवरी 1950 को ही साइन कर देंगे, तभी तो 26 जनवरी को लागू होगा ना। सो ये जो है सारे के सारे सेशन आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए
अब बात करते हैं वीमेन की। औरतों की बात करना बहुत ज़रूरी है आजकल जो है, औरतें सबके सर पे बैठी हुई हैं, क्योंकि वही प्रश्न जो है औरतों के आते हैं पेपर में, है ना। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, सच में बैठी हुई है ना। सो एनीवेज, ठीक है। हेलो 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 हेलो, चलिए। अच्छा छवि क्या बोल रही है, नाउ द प्रिपरेशन बिगिन अगेन। अच्छा क्या हुआ छवि, इस बार हुआ नहीं क्या सिलेक्शन, है ना। आपने ये लिखा कि प्रिपरेशन अगेन। सो बढ़िया स्टूडेंट हैं ये, शोया भाई हो गए, छवि हो गई, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी प्रॉम्प्ट हैं, लगभग उत्तर दे देते हैं। सो टोटल वीमेन की बात करते हैं तो टोटल 15 औरतें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई थी, है ना। जिसमें से आप समझना कि टोटल तो 15 थी, लेकिन जब भारत डिवाइड हो गया है ना, सो 9 ही जो है हमारे देश में रह गई। अब ये ऐसा नहीं कि 9 वो रह गई, है ना। अब जो उस एरिया की थी, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये एरिया वाइज ही तो बता रही थी ना, कि भाई उस एरिया से इतने लोग आ रहे हैं, उस एरिया से उतने, उस एरिया से उतने। तो जो पाकिस्तान में एरिया रह गया तो उधर की औरतें तो उधर ही रहेंगी ना। अब सो वो उधर वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भाग थी। सो इसमें 15 वीमेन जो है ये सबके नाम लिखे हुए हैं, है ना। आप इधर भी देख सकते हैं, आप उधर भी देख सकते हैं, ये सभी वीमेन के नाम हैं। जिसमें से एक अम्मू स्वामीनाथन के ऊपर एक बार जरूर सवाल आया था। सो अम्मू स्वामीनाथन कहाँ से इलेक्ट हुई थी, ये मद्रास से इलेक्ट हुई थी 1946 के अंदर। ये जरूर ध्यान रखना। और इन्होंने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के ऊपर जो बहुत फोकस किया था। साथ में क्विट इंडिया मूवमेंट में इनको इम्प्रिजनमेंट भी मिली थी, जेल भी मिली थी 1943 के अंदर। सो ये कुछ इनके फैक्ट्स हैं इनके बारे में। इसके अलावा विजय लक्ष्मी पंडित का नेहरू से क्या रिलेशन है, क्या ये बताया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, ये सारी की सारी लेडीज़ भी यहाँ पे जो है पिक्चर में रही हैं, ठीक है। बताइए, जो मैंने अभी ये पूछा है आपसे, तो कुल महिला सदस्य जो है 15 थी, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके बाद 9 ही भारत के अंदर रह गई, बाकी पाकिस्तान वाली होंगी। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे बेगम एजाल, रसूल, है ना। कुछ जो है एनी मैस्करीन, अलग नाम भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो उस एरिया के थे वो उधर रह गए, इधर वाले इधर रह गए। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास से चुनी गई थी। और क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर भी जो है इन्होंने भाग लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में, जिसके चक्कर में इन्हें जेल जाना पड़ा 1943 के अंदर। और ये मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशित सिद्धांतों के ऊपर इन्होंने काफ़ी अपने विचार रखे हैं। जी बताइए। देखिए, पॉलिटी का हेडशॉट जो होता है, हेडशॉट का हमेशा क्या पॉइंट रहता है, आप देखिए इसमें मैं कितनी सारी एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ। हेडशॉट में हमेशा वो बातें बताई जाती हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पेपर में आएंगी। और पेड के सेशन क्या क्या डिफरेंस है, पेड के सेशन में हमेशा कुरेदा जाएगा बारीक 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 बारीक, क्योंकि एक एक चीज़ को मैं बताता हूँ बाइफरकेट करके, कुछ भी छुड़वाता नहीं हूँ पेड के अंदर। और हेडशॉट का सिर्फ पॉइंट सीधा ये भी है कि वो रिविजन के पर्पज से बनाया जाता है। जैसे आप जितने भी स्टूडेंट हमारे होते हैं जो हमारी पेड क्लासेस को देखते हैं, अब मान लीजिए कि पेपर में 4 या 5 दिन रह गए या हफ्ता रह गया, तो मैं उनको ये थोड़ी बोलता हूँ कि आप हमारी ये वाली क्लासेस को देख के जाओ। रिवीजन के लिए मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि आप हेडशॉट को देख के जाइए। लेकिन जब आपके पास समय होता है कि 2 महीने हैं, 3 महीने हैं ना, 2.5-3 महीने से ऊपर का समय जब भी हो, तो पेड कोर्स को पूरा अच्छे से कर लो, क्योंकि उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं एक एक चीज को। जी ठीक है। अच्छा, छवि जी कह रही है कि अगर ऐसा हो गया सिलेक्शन तो सबसे पहले आपको बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल छवि, मेरे को इंतज़ार रहेगा, है ना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ बढ़िया बॉन्डिंग हो जाती है हमारी, है ना। अब बानिया साहब डेली हमें बोलते हैं कि सर आप कॉल नहीं करते, इतने में इनका पेपर हो जाएगा और मैं कॉल कर नहीं पाऊंगा इन्हें, है ना। अब इनको मैं क्या समझाऊं कि मेरा शेड्यूल कैसा चल रहा है। 2 छोटे बच्चे हैं, एक टांग पे चिपका रहता है, एक सर पे चिपका रहता है, और सारा दिन पै 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 चलती है। फिर मैं शाम को बेहोश हो जाता हूँ, बेहोश होकर गिर जाता हूँ बेड पे, और सुबह उठता हूँ तो अचानक से मेरे को होश आती है कि अरे इतना टाइम बीत गया, है ना। और सुबह उठते उठते फिर जाग खुलने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, जाके दूध बनाना है और बोतल में 2 बालकों को पिलाना है। आप देखिए कि जीवन कितना चेंज हो जाता है ना। फिर उसके बाद डाइपर चेक किए जाएंगे, डाइपर के अंदर कुछ माल लिखा तो फिर जो है डाइपर बदलने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं माल दिखा तो फिर मेरे चैन में चैन आता है, शुक्र है यार ये काम मुझे नहीं करना पड़ रहा है ना। फिर मैं इंतजार करता हूँ आपके मैडम के उठने का कि ये उठेगी तो करेगी, है ना, सारे काम मैं क्यों करूँ। इस तरीके से दिनचर्या आपकी बदल जाती है, ठीक है जी। बिल्कुल कह रहे हैं दिस इज एनफ फॉर गॉड। बिल्कुल भाई, बेस्ट कंटेंट, धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद, ठीक है। चलिए
सो ये औरतों के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं मेजर कमेटीज एंड चेयरपर्सन्स की। सो कमेटी और चेयरपर्सन में आप देखिए कि जो मेजर कमेटी है, बड़ी बड़ी कमेटी है, वो बड़े बड़े लोगों अपने हाथ में रखेंगे। जैसे नेहरू जी हैं, अब नेहरू जी अड़ जाएंगे कि भाई सबसे जरूरी कमेटियां मुझे दो। अब वो अलग बात है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी नेहरू जी ने नहीं ली है ना लेने को ले भी सकते थे, है ना, बट फिर उन्होंने सोचा कि सारा दिन अगर मैं पेन के साथ लिखता ही रहूंगा तो मैं राज कब करूंगा, बाकी के मुद्दे कब देखूंगा, है ना। सारा दिन पेन के साथ लिखना किसको अच्छा लगता है? नेहरू जी को कहाँ अच्छा लगेगा कि भाई सारा दिन बैठ के कमरे में कोने में और बैठ रहे हैं और लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, पेन की इंक खत्म हो गई, अब पेन की निब टूट गई, अब अगला पेन लेकर आओ, है ना। तो कितना अजीब लगेगा नेहरू जी को। तो उन्होंने सोचा कि कहाँ इस फालतू के चक्कर में फंसूंगा, सो ऐसा करता हूँ ये वाली कमेटी अंबेडकर को दे देता हूँ। ये काफ़ी दिनों से पीछे पड़ा हुआ है कि भाई तब से लेके 1928 से लेके ये आदमी पीछे पड़ा हुआ, मुझे संविधान लिखना है, मुझे संविधान लिखना है। ऐसा करते हैं, इसको दे देता हूँ, ये सारा दिन लगा रहेगा, मुझे परेशान नहीं करेगा, है ना। सो बिठा दिया साइड में अंबेडकर जी को कि जाओ उस कमरे में जाओ तुम और ये लिखो, है ना। साथ में 5-7 बंदे और दे दिए, उन बंदों ने भी नहीं लिखा, है ना, उन्होंने भी इन पे ही डाल दिया कि आप ही लिखिए। सो अंबेडकर साहब जाके वहाँ पे लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, है ना। इधर नेहरू जी मौज में, है ना। सो पॉइंट ये है कि नेहरू जी देखिए पावरफुल इंसान है, तो पावर वाली कमेटी अपने हाथ में रखते हैं जवाहरलाल नेहरू साहब। इसके अलावा आप देखिए कि यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो मेन कमेटी है ना, सो ये भी नेहरू जी अपने हाथ में रखेंगे। पॉइंट ये है कि अंबेडकर साहब ने बना दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पास हो जाएगा। नेहरू जी यहाँ पे पास वाली कमेटियां अपने पास रखे हुए हैं अभी, है ना, कि ये बना कर दे पहले मेरे को, उसके बाद मैं देखूंगा। उसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी की बात करते हैं तो ये पटेल साहब ने ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब अगर एग्जैक्ट आप देखो तो 3-4 बंदे बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे। कौन कौन बंदे हैं, है ना। नई पीढ़ी कौन सी है, गांधी जी गए, अब पुराने हो गए, है ना। सो नई पीढ़ी कौन कौन है, नेहरू है यहाँ पे नई पीढ़ी एक तरह से देखा जाएगा, जो देश को चलाने वाले हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो कॉन्टेस्ट ही कर लिए थे उनके सामने, है ना। सो वो है। सुभाष चंद्र बोस को तो ठिकाने लगा चुके हैं पहले से ही, है ना। भगत सिंह है नहीं है, चंद्रशेखर आजाद है नहीं, राजगुरु सुखदेव पहले से ही निकल ली, है ना। सो अब देखिए कौन कौन ही बचे हैं, वही मैं बता रहा हूँ, 4-5 ही लोग हैं मेन। सो और कौन हो सकता है, राजेंद्र प्रसाद हो गए। फिर उसके अलावा और कौन होगा, तो आप देखिए अपना B.R. अम्बेडकर साहब हो गए। सो 4-5 लोग की जो कमेटियां हैं, तो कमेटियों में भी वही आदमी रहेंगे, उनकी कमेटियां कहीं भी आ जाएं तो आपको पढ़नी है। दूसरा, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जिस कमेटी में होंगे वो कमेटियों को भी याद रखना जरूरी है। ये मैंने आप देखिए कि बड़े इत्तेफाक की बात है कि मैंने पिछले साल के अपने बैच के अंदर जब बताया बच्चों को कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी में आप देखो ये जो अयंगर साहब है इनका पक्का आएगा, और इस बार उन्हीं का क्वेश्चन आ गया। आप देखिए वो मेरी भविष्यवाणी थी उस टाइम पे। अब वो अलग बात है, मैंने क्लिप काट के डाली नहीं यूट्यूब पे, टाइम नहीं मिला मुझे, है ना। लेकिन वो उस टाइम पे मैंने भविष्यवाणी की थी कि भाई ये वाली कमेटी आएगी, और वही कमेटी टपक गई पेपर में आके। सो आप देखिए इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी में B.R. अम्बेडकर साहब हो गए, प्रोसीजरल कमेटी में राजेंद्र प्रसाद हो गए, स्टीयरिंग कमेटी में राजेंद्र प्रसाद हो गए। सो नेहरू ने सोचा कि भाई 2 महीने अपने पास रख ली है ना पहले, तो ऐसा करते हैं राजेंद्र प्रसाद को पीछे क्यों छोड़ना, दोस्त है मेरा, है ना, तो 2 इसको भी दे देते हैं। सो इनको भी 2 दे दी। उसके बाद नेहरू ने सोचा कि फिर मैं तो ज़्यादा ऊपर का आदमी हूँ, है ना, तो मेरे पास ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। सो नेहरू ने एक अपने पास फिर से रख ली, स्टेट्स कमेटी जो है नेगोशिएटिंग विद अदर स्टेट्स, ये अपने पास रख ली। इसके अलावा ये जो है ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी ट्राइबल वगैरह वाली, ये वल्लभ भाई पटेल की है, लेकिन ये माइनर में आती है, ये मेजर में नहीं है, ठीक है। सो मेजर में ऊपर वाली ही है। अब माइनर में कौन कौन सी आप देखिए, फिनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद साहब की है। अब जो मैंने अलादी कृष्ण स्वामी की बोला था, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो हैं ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं, और मैंने उस टाइम पे जो लास्ट ईयर बोला था कि इनसे पक्का जो है इनकी कमेटी को आप याद करके जाइए, पक्का इससे प्रश्न आएगा, और आ गया इस बार। सो ये ध्यान रखिए, क्रेडेंशियल कमेटी इनकी है। हाउस कमेटी पीस पत्ता भी सीतारामैया की है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी की है मुंशी की है। एडहॉक कमेटी ऑफ नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद की है। सो अलग अलग समितियां हैं। यूनियन पावर कमेटी जिसको बोलते हैं, यूनियन पावर समिति जो है ये नेहरू की हो गई। संघ संविधान समिति नेहरू की हो गई। प्रांतीय संविधान समिति पटेल की हो गई। मसौदा समिति अंबेडकर की। प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद की। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद की। स्टेट्स कमेटी जो है ये नेहरू की हो गई, और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की जनजाति वाला जो है ये वल्लभ भाई पटेल की होगी। हालांकि ये जो है ये मेजर में नहीं आती, ये माइनर में ही आती है। इसके अलावा लघु वित्तीय समितियां देखते हैं जो, तो लघु में देखेंगे तो वित्त एवं कर्मचारी समिति राजेंद्र प्रसाद की है। क्रेडेंशियल कमेटी जो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर की है, यही जो है इस बार पेपर में आई थी। बाकी की कमेटियां भी आप देख सकते हैं। अभी जो माइनर वाली हैं वो बहुत सारी हैं, है ना, वो कम नहीं है, वो बहुत सारी हैं, ये भी ध्यान में रखना। सो हु हेडेड द क्रेडेंशियल कमेटी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भाई क्रेडेंशियल कमेटी को किसने हेड किया है, अभी मैं आपको क्या समझा के आया हूँ, इतनी देर बीन बजाई आपके सामने, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सो यही जो है उत्तर सही हो जाएगा, ये लेटेस्ट में आया प्रश्न है। उसके बाद हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज ट्राइबल एक्सक्लूडिंग एरियाज। अभी मैंने क्या बताया आपको भाई मेरे,
सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी तुरंत ही बताया है ना। सो ये रही वो कमेटी, ये रही, ठीक है, इसीलिए यहाँ लिख दी थी। आगे अब खत्म नहीं हुई है, माइनर कमेटी बहुत सारी है ना, कम से कम 3 पेज में माइनर कमेटी है। सो ये मैंने सारी लिख दी है। अब देखिए, अब जीवी मावलंकर वाली कल को आ सकती है, क्योंकि मावलंकर बहुत फेमस है ना, सो इनकी भी आ सकती है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा और कौन सी आ सकती है, मेरे हिसाब से मैं कुछ कुछ आपको बता देता हूँ। एस के धर वाली एक आ सकती है मुझे लगता है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। मावलंकर वाली ध्यान में रख सकते हैं। अब आने को तो कुछ भी आ सकता है, जो मेरी गट फीलिंग से जो मेरे को लग रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। फिर नेहरू की तो आपको याद रखनी ही है सारी, है ना, नेहरू की कोई नहीं छोड़नी, और पटेल की कोई नहीं छोड़नी है। राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, पटेल, इनकी हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ये हो गई। और देख लेते हैं, ये भी मावलंकर की है एक, है ना, ये बता दिया। और कौन सी है, वल्लभ भाई पटेल वाली, ये रही वो माइनॉरिटी ट्राइबल वाली, है ना। सो ये आई थी पेपर में इस बार। फिर ये जो है राजेंद्र प्रसाद वाली एक, ये याद रख लीजिएगा। फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर की एक और है, ये रही ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाली। सो ये तो मैंने वैसे भी आपको बताया, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो है, मतलब कि मेंबर है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वल्लभ भाई पटेल की, ये याद रख सकते हैं आप। और कौन सी याद रख सकते हैं, नेहरू की ये याद रख लेना, लास्ट वाली, है ना। सो कुछ कुछ कमेटियां हैं जो आपको, मेरे को लगता है कि ध्यान में बस रख लेनी चाहिए। चलिए, अब वो जो है वो रट्टा रटाई का काम है, वो आप खुद कर लेना। पॉइंट ये है कि आसान काम है रट लेना, जो रटने वाली चीज़ें हैं, जो नहीं है रटने वाली चीज़ें वो मैं कहानी की फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, पूरे का पूरे संविधान को लिखना, उसकी ड्राफ्टिंग तैयार करना, जिसके ऊपर बाद में साइन किए जाएंगे, वो चर्चा अलग होती है ना। सो उसमें नेहरू जी ने उन कमेटियों में अपने आप को रखा हुआ है। सो इनका काम, आप अगर ध्यान में इस फोटो को आप देखें तो बंदे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी में बंदे कितने थे, केवल 7 थे। अब यहाँ पे बंदे आपको दिखाई दे रहे हैं 8। सो माजरा क्या है, ये 8 बंदे इस फोटो में क्यों हैं, है ना। तो एक ने सोचा कि भाई एक का मन कर गया, है ना, ये बुढ़ाऊ का मन कर गया साइड में कि अरे मेरी भी एक फोटो खींचो, है ना। कैमरा कभी कभी होता था तो पहली बार कैमरा आया होगा, है ना, एक मेरी भी हो जाए, मैं भी खिंचवाऊंगा, है ना। तो वो भी बगल में आके बैठ गया, एक कुर्सी एक्स्ट्रा, है ना, दूसरे को खड़ा कर दिया पीछे। ऐसे नहीं होता ना भाई, जब ऑफिशियली कोई चीज़ होती है तो उस फोटो के भी बहुत महत्व होते हैं, तो उसमें ऐसे किसी को मजे के लिए फोटो नहीं खिंचवाई जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या है वो हम समझ लेते हैं। कह रहे हैं पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, तो बचा ही क्या पॉलिटी के बाद फिर अच्छा, कह रहे हैं 1% फेल इन द मीन टाइम, बिल्कुल सही बात है, हैं? एक विकेट लुढ़क गया था, इस वजह से वो 8 दिखाई दे रहे हैं। करंट अफेयर का भी करेंगे, करंट अफेयर का भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए, करंट अफेयर का तगड़ा जुगाड़ बन के आ चुका है, करेंगे। सो ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं। 29 अगस्त 1947 में जो है ये बनाई जाती है, और चेयरमैन कौन बनते हैं, अंबेडकर साहब बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पूरी कमेटी का काम क्या था कि एक ड्राफ्ट बनाना नए कॉन्स्टिट्यूशन का। मेंबर कितने रखे गए थे, टोटल मेंबर इसके थे 7। अब वो 7 मेंबर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो कौन कौन से हैं, B.R. अम्बेडकर साहब तो चेयरमैन हो गए, इसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये देखिए ये आ गए, और इन्हीं की कमेटी, वो जो छोटी वाली कमेटियां थी ना, वो इन्हीं की से क्यों पूछा गया, क्योंकि वो इसके मेंबर थे इसलिए पूछ लिया गया, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, है ना। इसके अलावा K.M. मुंशी हो गए, N. गोपालस्वामी अयंगर हो गए, सैयद मोहम्मद सदुल्ला हो गए, N. माधवराव हो गए, और T.T. कृष्णमाचारी हो गए। अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने वो जो अभी आपको पूछा था कि इसमें 8 फोटो में क्यों दिखाई दे रहे हैं, 7 क्यों नहीं है। सो उसका कंसेप्ट आप समझ लीजिए। एक्चुअली जो N. माधवराव हैं, इन्होंने किसको रिप्लेस किया था, इन्होंने BL मित्तर को रिप्लेस किया था, क्योंकि BL मित्तर की हेल्थ जो है काफ़ी ख़राब हो गई थी। सो अब वो ख़राब हो गई तो ज़बरदस्ती तो काम करने आएंगे नहीं। सो उनकी जगह पे किसको ले लिया गया, N. माधवराव को ले लिया गया। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया किसको लिया था। हाँ, मैं बाद में वाइवा लूँगा क्लास के बाद बेटा, ठीक है, क्लास के बाद वाइवा होगा, नहीं हुआ तो फिर देखना मैं दूध की बोतल दूंगा नहीं। हाँ इसके अलावा T.T. कृष्णमाचारी की बात करते हैं। सो आप देखिए कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया, ही रिप्लेस्ड D.P. खेतान। D.P. खेतान को क्यों रिप्लेस किया गया वो भी आप समझना। वो इसलिए रिप्लेस किया गया क्योंकि 1948 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है जब एक विकेट डाउन हो गया तो दूसरे को लेकर आना ही पड़ेगा। सो ये पॉइंट है। सो इसीलिए मैंने आपको बोला कि वहाँ पे 8 लोग दिखाई दे रहे थे। अब प्रश्न जो है इन दोनों से आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। सो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। चेयरमैन तो हमेशा पूछेगा ही पूछेगा, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इंपॉर्टेंट है, और ये जो 2 आदमी है ना, क्योंकि इन दोनों को रिप्लेस
इन दोनों ने जो है इन दोनों को रिप्लेस किया, इस वजह से इनसे प्रश्न आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब फर्स्ट ड्राफ्ट की बात करते हैं। पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पब्लिश जो हुआ वो फरवरी 1948 को हुआ है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सो कुल मिला के कहानी ये कि जो प्रारूप समिति बनती है ये 29 अगस्त 1947 को गठित होती है और बी आर अम्बेडकर साहब जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं और टोटल इसमें 7 सदस्य रखे जाते हैं, जिसमें अध्यक्ष तो बी आर अम्बेडकर साहब हो गए। इसके अलावा आप देखिए अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, के एम मुंशी गोपाल स्वामी, सैयद मोहम्मद, एन माधवराव और टी कृष्णमाचारी हो गए। जबकि आप देखेंगे ध्यान से तो एन माधवराव जो है इन्होंने बी एल मित्तर का स्थान लिया था क्योंकि बी एल मित्तर की तबीयत खराब हुई थी, और वहीं पे टी कृष्णमाचारी ने डीपी खेतान का स्थान लिया था क्योंकि डीपी खेतान जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। सो संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। सवाल देखते हैं कि कैसा आया। Who among the following was the chairman of the drafting committee? चेयरमैन है तो बहुत ही आसान इसने पूछ लिया, अध्यक्ष पूछ लिया तो बी आर अम्बेडकर साहब हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बैग ऑफ बोरोइंग की। बैग ऑफ बोरोइंग का कंसेप्ट क्या है? हाँ, कह रहे गोलू मोलू 2047 सीजीएल देंगे। सीजीएल देना है आपको ये हंस रहे हैं यहाँ पे मौत से, है ना। सीजीएल सुनते ही हंसने लग जाते हैं, इनको भी पता है कि सीजीएल में क्या चलता है। सीजीएल हंसने लग गए, सीजीएल सच में हंस रहे हैं, पर मैं अभी दिखा नहीं सकता है ना आपको, और हंसी छूट जाएगी इनको देख के अभी। चलिए इनके चक्कर में मेरे को 2 से 3 दिन क्लास को ऑफ करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना अभी। एनीवेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड बैग ऑफ बोरोइंग। अब क्यों बैग ऑफ बोरोइंग? क्योंकि हमने कई सारे जो है अलग अलग देशों से उनके संविधानों से अपना संविधान की कुछ कुछ चीज़ें ली है, इस वजह से इसको बैग ऑफ बोरोइंग बोलते हैं। हाथी के जैसा दिखाई देता है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। क्या कह रहे, सारी दुनिया हंस रही है सच्ची पे। बिल्कुल बिल्कुल पूरी दुनिया हंस रही है, ये बात तो सही है ना। अच्छा चलिए, कह रहे क्लास कब स्टार्ट हुई? क्लास तो कब की स्टार्ट हो गई है दोस्त, ठीक है। कह रहे फेस रिवील बहुत जल्दी होने वाला है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि दिक्कत क्या है। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, इनका फेस साफ करो। इधर देखो, इधर देखो आप, है ना। ये जो है ये देखो आप, ये शाकाल बन गए छोटे से। तो इनके चक्कर में जो है अगले 2 से 3 दिन मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, क्योंकि इनको जो है अभी आप देखिए कि माता के यहाँ पे माथा टिकवाना है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिन से मेरा बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा था इन्हीं के चक्कर में। इधर उधर नहीं देखना, अभी फेस रिवील करेंगे ना अभी। सो दूसरा वाला जो है साइड में है, ठीक है। सो इनको पकड़ो पहले, अभी फेस नहीं रिवील करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। तो इनके फेस रिवील के लिए बहुत तगड़ी हमने जो है प्लानिंग कर रखी है। सो वो भी होगी बहुत जल्दी। ये देखो साथ के साथ इन्होंने अपना उद्घाटन कर दिया। वेरी पैड बेटा, हाँ। सो इनके फेस रिवील बहुत बहुत ज़बरदस्त होगा। वो वीडियो जो है मैं शेयर करूँगा आपके साथ, वो हमारे ब्लॉग वाले चैनल पे हम शेयर करेंगे। ये तो पढ़ाई लिखाई वाला चैनल है तो यहाँ नहीं करेंगे। एंड क्योंकि हमारे परिवार में यही कल्चर है कि वैष्णो देवी के वहाँ पे जो है भेंट करना पड़ता है ना, जो फर्स्ट जो हेयर होते हैं। सो इस वजह से मैं 2-3 दिन आपके सामने समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाऊँगा, ये मैं अभी से आप लोग को बता दिया हूँ, है ना। तो इसमें ये मत समझ लेना कि सर कहाँ चले गए। ये मिनी जीवी सर नहीं थे, ये मिनी मैडम थे आपके, है ना मिनी जीवी सर जो है वो कम ही आते हैं क्लास में, उनका खेल कूद में ध्यान ज़्यादा रहता है ना। सो वो खेलते कूदते हैं, खूब खेलते कूदते हैं। सो उनका भी दर्शन करवाए जाएंगे बहुत जल्दी बिल्कुल उड़ा दिए सारे के सारे। अच्छा कह रहे पी वाले टीचर के फेस से ज़्यादा हमें इनका फेस देखने में एक्साइटमेंट है। ये बढ़िया था यार, ये बढ़िया था। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 से 3 दिन जो है क्लास ऑफ रहेगी, है ना। सो कल परसों नरसों 3 दिन कम से कम मुझे तंग मत करना, क्योंकि यही हैं दोनों मेरे को तंग करने के लिए। सो आप मत करना, कम से कम ये मत बोलना कि भागे सर चले गए, है ना, कहीं नहीं जाऊँगा, है ना। सो 2-3 दिन जो है क्या हुआ,
हाँ, तो 2-3 दिन के बाद जो है फिर मैं फास्ट पेस पे आपको करवा दूंगा, बस इतना कोऑपरेट कर लेना। चलिए, सो हमने कहाँ कहाँ से लिए? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन से, या बाकी की जो दुनिया है ना, वहाँ से हमने बहुत सारा जो है अपने संविधान के अंदर चीज़ें ले रखी हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तो मैं बता ही चुका हूँ कि उसने इसको फ्रेम किया था। फिर प्रेसिडेंट जो है राजेंद्र प्रसाद रहे, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने देख ली हैं। फाइनल ड्राफ्ट जो है 4 नवंबर 1948 को बन के रेडी होता है। एंड कितना टाइम लगता है वो भी हमने देख लिया, कितने दिन जो है वर्किंग रही कमेटी वो भी हमने चेक कर लिया। ये सब चीज़ें लगभग हो चुकी हैं। पॉइंट देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो आर्किटेक्ट उन्हीं को बोलेंगे, अंबेडकर साहब को, है ना, वही मेनली इसके अंदर थे। अब फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ कुछ इसके बारे में जो मेरे को लगता है पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, करता हूँ बानिया साहब, मैं क्या बताऊँ आपको, है ना, कैसा हेक्टिक शेड्यूल है। ठीक है, आगे कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स की बात करते हैं भाई मेरे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया माना जाता है, यानी भारत में जो पूरा राजपाट चलेगा। देखिए, राजपाट अलग तरह के हो सकते हैं ना, ओलिगार्ची हो सकती है कि 20 लोगों ने जो बोला वही पूरी दुनिया में, पूरे देश में चल रहा है। एक ऐसा हो सकता है मोनार्की का, कि भाई राजा ने जो बोला वो चल रहा है ना। अब ट्रंप जो है, ट्रंप को क्या बोल रहे हैं लोग कि वी डोंट वांट किंग्स, है ना। सो हम जो है जिम्मेदार नेता चाहते हैं, हम राजा रजवाड़े नहीं चाहते हैं कि जो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। सो अलग अलग तरह के राज होते हैं, है ना। सो उसी में जो है एक संविधान का राज भी होता है भाई मेरे, कि संविधान के राज में क्या, कि संविधान जो है जो उसमें लिख दिया गया उसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा राजपाट चलता है। सो ये केम इन टू फोर्स, यानी कि कब पूरा का पूरा चालू हो गया था? सो 26 जनवरी 1950 को पूरा लागू हो चुका था ये। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगर हम देखते हैं उसमें तो उतने आर्टिकल नहीं थे जितने आज की डेट में। आज तो 470 के आसपास होने को है, तब 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल हुआ करते थे। फिर 26 नवंबर को जो है हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं। वो क्या करते हैं, संविधान दिवस पूछता है तो वो 26 जनवरी को बोल देते हैं, जबकि 26 जनवरी को आप देखिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब मैं आपसे बड़ा मजेदार एक सवाल पूछने वाला हूँ, देखते हैं कि कितने लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। आप मुझे बताइए कि लाल किले पे ध्वज किस टाइम पे फहराया जाता है? 26 जनवरी को फहराया जाता है या आपका इंडिपेंडेंस डे को, यानी कि स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है ना। जल्दी से मेरे को बताइए, इन दोनों दिनों में से लाल किले पे ध्वज किस दिन फहराया जाता है? और ये भी बताइएगा कि अगर एक आप उत्तर दे रहे हैं तो जो दूसरी इवेंट है, दूसरे इवेंट में फिर कहाँ पे ध्वज फहराया जाता है और फहराता कौन है? दोनों जगह पे, ये दोनों मोमेंट्स पे कौन ध्वज फहराता है, ये भी आपको बताना है। मजा आ जाएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम बच्चे को पता ही नहीं होगा कि भाई 26 जनवरी को कौन ध्वज फहराता है और कहाँ से फहराता है, और लाल किले में, मतलब लाल किला कह रहा हूँ अपना, 15 अगस्त को जो है ध्वज कहाँ फहराया जाता है और किसके द्वारा? जल्दी बताइए जी, आप इतने बताइए, मैं इतने आगे पढ़ाता हूँ आपको। सो 26 जनवरी को हम संविधान दिवस बोलेंगे, गलती से भी 26 जनवरी को मत बोलना। 26 जनवरी को हम जो बोलते हैं वो रिपब्लिक डे बोलते हैं। अच्छा, रिपब्लिक इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि लोगों के द्वारा सारी सरकारें चुनी जाती हैं। सो ये गणतंत्र है, लोगों के द्वारा है ना। सो इस वजह से 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। सो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि रिपब्लिक डे जो होता है इसमें 3 भाग होते हैं। ये एक बार पेपर में आ गया था कि कितने भाग होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है जो, इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, मैं तीनों ही भाग आपके साथ चर्चा कर देता हूं। सबसे पहला भाग जो होता है वो होता है आपका परेड, दूसरा भाग होता है अवार्ड, और तीसरा भाग होता है बीटिंग रिट्रीट। लिख देते हैं, पूरा लिख देता हूं, बीटिंग रिट्रीट। सो अब कंसेप्ट समझना कि क्या है इसमें। कंसेप्ट एक्चुअली में ये है कि रिपब्लिक डे जब मना रहे हैं तो इसको आप ऐसे समझिए कि हम युद्ध पे जा रहे हैं जैसे, है ना। तो युद्ध पे जाएंगे तो क्या करेंगे? परेड करेंगे जिसमें हथियार वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। सो ये हो गया एक तरह से युद्ध पे गए। युद्ध पे जाने के बाद जब हमने विजय हासिल कर ली, हार तो नहीं देखेंगे ना, हम तो यही मानेंगे कि हम जीते हैं। सो जब जीत लिए तो हमें क्या मिलेगा? वहाँ पे अवार्ड मिलेगा, है ना। वॉर इंडेमनिटी लेंगे, पैसे लेंगे, उनकी जमीन ले लेंगे, जो लेना है ले लेंगे। सो हमें वहाँ पे अवार्ड सेरेमनी देखने को मिलती है ना, जिसमें कि आप देखेंगे तो बहुत सारे जो झांकियाँ होती हैं, स्पेशली आप देखिए, है ना, झांकियों को दिया जाता है। बहुत सारे चिल्ड्रन को अवार्ड दिए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। इसके अलावा आप देखेंगे तो बीटिंग रिट्रीट क्या होता है? ये होता है वापसी, है ना। अवार्ड जीत लिया, युद्ध खत्म हो गया, अब वापसी जो होती है सेना की, उसको बोलते हैं बीटिंग रिट्रीट। क्या ये कंसेप्ट आप समझ पाए हैं? क्या बताया है इन्होंने? कह रहे हैं कि देखते हैं किसने सही बताया है।
15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, अरे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे तो मुझे भी पता है। क्या बोल रहे, रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त। अच्छा, कुक्कू सोनी ने एकदम बताया, सही बताया है। ये बोल रहे हैं कि जो रेड फोर्ट है, देखिए एक है रेड फोर्ट और एक है कर्तव्य पथ। अब आप समझना, जो रेड फोर्ट है इस पे किस दिन फहराया जाएगा, इस पे फहराया जाएगा 15 अगस्त को, यानी कि इंडिपेंडेंस डे को। और फहराएगा कौन ये बताइए, कुकू भाई ने बताया क्या? फहराएगा कौन ये नहीं बताया अभी तक, तो जल्दी से ये बताइए फहराएगा कौन। और जो कर्तव्य पथ है, कर्तव्य पथ पे जो फहराया जाता है, ये फहराया जाता है 26 जनवरी को। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस में पीएम फहराएगा, कि क्या दूसरे में, दोनों में पीएम फहराएगा या प्रेसिडेंट फहराएगा? जल्दी से ये कमेंट करके बताइए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अभी तो कोई बुक वो आने वाली है, सिर्फ हमारी एमसीक्यू की बुक आएगी, अभी और कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अच्छा, एंटोनियो कोस्टा एंड युर्सुला वान चीफ गेस्ट हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये बताइए, तो 15 अगस्त को छवि ने बताया है कि पीएम फहराते हैं। 15 अगस्त को इन्होंने बताया है कि पीएम फहराते हैं। और कर्तव्य पथ जो 26 जनवरी वाला है, इस पे कौन फहराते हैं? क्या पीएम फहराते हैं? जल्दी से बताइए, क्या सच में पीएम फहराएंगे? नहीं फहराएंगे, प्रेसिडेंट फहराएंगे। यहां जो आप देखिए ध्यान से, 26 जनवरी को जो चल रहा होता है खेल, प्रेसिडेंट का चल रहा होता है, और जो 15 अगस्त को खेल चल रहा होता है वो पीएम का चल रहा होता है। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही छवि आपने बताया है, एकदम परफेक्ट आपने बताया है, ठीक है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता रहा हूं ये कभी भी आएगा। अभी तक ये प्रश्न आया नहीं है, ये एक बारीकी वाला प्रश्न था, जनरल लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में, और ये प्रश्न आप देखिएगा कि कभी भी टपकेगा। चलिए, सो हमने बीटिंग रिट्रीट कर लिया है ना, वापस कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए कि बीटिंग रिट्रीट वाला हो गया है हमारा। इसके अलावा इंडिया की गवर्नमेंट फॉर्म कौन सी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब कि स्ट्रक्चर तो फेडरल है, लेकिन अगर सोल वाइज हम देखेंगे तो हम यूनिटरी फीचर्स भी बहुत सारी लिए हुए हैं, जो हम देखेंगे कि क्या होती हैं यूनिटरी फीचर, आगे बढ़ के पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हमारे जो हैं, या फिर कहें कि पूरी यूनियन एग्जीक्यूटिव के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन माने जाते हैं, तो वो प्रेसिडेंट साहब माने जाते हैं। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो, जल्दी से कमेंट करके आप ही बताइए कि जो प्रेसिडेंट हैं वो डिज्यूर हैं या डिफेक्टो हैं? जल्दी से बताओ आप, ये आप ही लोग बताएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, प्रेसिडेंट साहब, और एक जगह मैंने लिख दिया प्राइम मिनिस्टर। जल्दी से मुझे बताइए कि डिज्यूर किस में लिखूं और डिफेक्टो किस में लिखूं? डिज्यूर किस में लिखूं और डिफेक्टो किस में लिखूं? जल्दी से बताइए, है ना। मैं आधा लिख देता हूं, डी, आगे बताओ डी। तो जल्दी से बताओ डिज्यूर कौन होगा और डिफेक्टो कौन होगा, इतने हम आगे देख लेते हैं। सो कुल मिला के कहानी ये है भाई साहब कि संविधान को सर्वोच्च कानून बनाया गया, संविधान के अकॉर्डिंग हमारा सारा सिस्टम चलता है। पार्लियामेंट की फॉर्म हमारी पूरी की पूरी गवर्नमेंट की है। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ है, और अगर संविधान दिवस की बात करते हैं तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। और बीटिंग रिट्रीट जो है किसका भाग होता है? वो 26 जनवरी का ही भाग होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। कह रहे प्रेसिडेंट इन लॉ एंड पीएम इन फैक्ट, बिल्कुल सही बात है ना। सो आप देखिएगा यहाँ पे जो है ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है जो हम लिख रहे हैं। सो ये जो है प्रेसिडेंट जो होता है ये क्या होता है? डी ज्यूर, और ये जो होता है डी फैक्टो, यानी असली हेड प्राइम मिनिस्टर है, और नाम का हेड जो है या फिर नॉमिनल हेड कह दीजिए वो प्रेसिडेंट है। ये भी हमें पता होना चाहिए। आगे कैलीग्राफी और ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं। सो आप देखिए जो इंग्लिश की कैलीग्राफी है वो किसने लिखी है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी है ना। और इसके अलावा अगर देखते हैं हिंदी कैलीग्राफी, सो वो वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी है। ये दोनों भी पॉइंट हमें पता होने चाहिए। और नेस्टैलिक फ्री हैंड वाली कैलीग्राफी में लिखा गया है, ये भी आप ध्यान में रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो नेस्टैलिक वाली जो फ्री हैंड वाली जो रहती है ना,
इसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट जो है 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गई थी। अगर इसका ओरिजिनल पेजेस देखोगे तो 251 थे और वेट 3.75 kg का था। और इसको जो कवर करने के लिए आप समझिए एक पूरा हीलियम का बॉक्स बनाया गया, उस बॉक्स के अंदर हीलियम वाले के अंदर रख दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए आपके घर में न्यूज़पेपर होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है न्यूज़पेपर पीला पड़ना शुरू हो जाता है और वो क्या है रेंसिडिटी से, यानी कि खराब हो रहा है पेपर, है ना। है तो पेड़ की छाल से ही बना हुआ, तो खराब तो होना तय है उसका, तो वो एक ना एक दिन खराब होगा ही। लेकिन अगर हीलियम में रखते हैं तो क्या है, हीलियम एक नोबल गैस है, वो उसको खराब नहीं होने देगी, उसका एटमॉस्फेयर हीलियम वाला होगा, यानी वो लंबे समय तक पेपर जवान रहेगा। इस वजह से उसको हीलियम फिल्ड केसेस में रखा गया है। फिर इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट जो है ना, हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज लिया गया। अगर आपसे आपकी मातृभाषा पूछ ली जाए, है ना, या भारत की हम बोल दें कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, क्या कोई भारत की नेशनल लैंग्वेज है? एक बात बताइए मुझे, आप लोग बताइए कि क्या भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज है? एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए। सो हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट से हमें मिली है उसको हमने क्या ऑफिशियल लैंग्वेज बोला 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को जो है हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। अच्छा, नेहरू जी का जो जन्मदिन है वो 14 नवंबर का है, सितंबर का नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी दिवस है 14 सितंबर को, ठीक है। सो कुल मिला के अंग्रेजी सुलेख की बात करते हैं तो प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा ने लिखा है। हिंदी सुलेख की बात करें तो बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है। 26 नवंबर 1949 को ये पूरी हुई है पांडुलिपि। 251 प्रश्न, 3.75 किलोग्राम का वजन है और इसको हीलियम से भरी केस में रखा गया है। हाँ, नेशनल लैंग्वेज बिल्कुल सही कहा छवि ने, कोई नहीं है, बिल्कुल 22 लैंग्वेजेस हैं और ऑफिशियल उसमें से जो वो हिंदी है। लेकिन ये बड़ी मज़ेदार सी बात है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और एसएससी सीजीएल के अंदर जो है खूब इंग्लिश, आपसे इंग्लिश का पेपर लिया जाता है। लेना तो फिर हिंदी का चाहिए, क्योंकि अब रूल तो यही है कि 90% से ऊपर काम आपको हिंदी में करना है। तो जब हिंदी में करना है तो फिर इंग्लिश का पेपर क्यों ले रहे हैं, ये नहीं समझ में आया। और वहाँ जाके बच्चे मैक्सिमम जितने भी यंगस्टर आते हैं, नए बच्चे आते हैं ना, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, वो अपना माथा पीट रहे होते हैं क्योंकि उनको आता ही नहीं है ना। तो वो वहाँ पर हाथ खड़े कर देते हैं, भाई हम तो काम ना कर पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं हिंदी में कैसे करना है। तो फिर उनको तो इंग्लिश में ही करना पड़ता है, तो उनको इंग्लिश का ही काम दिया जाता है। फिर ये हाल है जी, बिल्कुल सही कहा आपने, नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये राजभाषा हो गई, हिंदी को राजभाषा बना रखा है बस। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात करते हैं तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये फुली सॉवरेन बॉडी बन गई थी, है ना। जब हमारा देश आज़ाद होता है तो 1947 का जो इंडिपेंडेंस डे वाला एक्ट है ना, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही पूरा देश देखना था, पावर ट्रांसफर हो चुकी थी। सो अब पूरा का पूरा सिस्टम कौन देखेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक सॉवरेन बॉडी बनाकर इसी को बोल दिया गया। यही अल्टर कर सकती थी सारे लोगों को, रिपील भी कर सकती थी किसी लॉ को, क्योंकि अंग्रेज तो अब रहे नहीं, तो यही असेंबली ही सब कुछ देखेगी, पॉइंट ये था। इसके दो फंक्शन हुआ करते थे, एक था कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी और दूसरा था लेजिस्लेटिव बॉडी, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के जो हेड थे उनको हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं और जो लेजिस्लेटिव बॉडी के हेड थे वो जीवी मावलंकर साहब हैं। सो पहले लोकसभा स्पीकर किसको बोला गया है, ये भी एक बार अगर आप मेरे को कमेंट करके बता दें। हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया, ये भी बताइए जल्दी से। सो कुल मिला के इट फंक्शनड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, अगर हम कहें एक तरह से, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जस्ट लाइक एक छोटी सी पार्लियामेंट ही थी। डुअल फंक्शन था, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये दो डुअल फंक्शन ये दो थे। और ये डुअल फंक्शन कब तक चला है, 26 नवंबर 1949 तक चला, क्योंकि उसके बाद संविधान लागू हो गया तो फिर तो संविधान के हिसाब से सब कुछ चला है, ठीक है। और ये जो मुस्लिम लीग जब इससे हट गई थी तो 389 पहले मेंबर थे, अब 299 रह गए थे, तो ये सब ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले से ही कवर। जी, छवि एकदम आपने सही बताया, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जो है वो जीवी मावलंकर साहब हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, मावलंकर के बारे में ध्यान रखिएगा। क्या है ये, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर हैं, ये भी आ सकता है पेपर में, मावलंकर के बारे में ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सो कुल मिला के आप देखिए कि 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो जो संप्रभुता निकाय है ना, पूर्णतः जो संप्रभु निकाय है वो कौन बन गया, वो यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा बन गई। और यही संविधान सभा के दो भाग जो है काम करने के होते थे, दो कार्य प्रणालियाँ चलती थी, एक संविधान निर्माण निकाय और दूसरा विधायी निकाय। सो अब देखिए जो संविधान निर्माण निकाय है इसके हेड राजेंद्र प्रसाद बने, जबकि विधायी निकाय वाले के जीवी मावलंकर साहब बने, है ना। ये जीवी देख के वापस से मेरे को अपना ही नाम याद आता रहता है, एक तो ये जीवी लिखा जहाँ भी मिलता है ना। इसने स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया, हम ये कह सकते हैं। और अल्टीमेटली जब हमारा संविधान बन गया था तो फिर इसका जो है इसको डिल्यूट कर दिया गया। चलिए, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ खास काम किए थे संविधान बनने से जस्ट पहले, हम उनकी बात कर लेते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से,
22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग जो है ना इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। अच्छा, ये ट्रांसलेटर्स हैं जिन्होंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन को। सो ये इनका तो मैं ऑलरेडी नाम बता चुका हूँ, प्रेम बिहारी और वसंत किशन का पहले से ही, लेकिन ये इंडियन नेशनल फ्लैग का ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किसने किया है, ये बता दीजिए, है ना। हु डिज़ाइंड दिस नेशनल फ्लैग, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसको जो है डिज़ाइन किसने किया है हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को। दूसरा, 24 जनवरी 1950 को 2 काम होते हैं, है ना, बड़े इंपॉर्टेंट काम है। कई सारे काम हुए हैं वैसे 24 जनवरी 1950 को, है ना, वो सबने दस्तखत वगैरह किए, वो सारे काम भी हुए, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो मेजर काम हुए, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो हैं दोनों को अडॉप्ट कर लिया गया। प्लीज़ ध्यान रखिए, दोनों को अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को ही। वहीं पे जो राजेंद्र प्रसाद साहब हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं, वो भी 24 जनवरी 1950 को ही बनते, 26 को नहीं 24 को ही बन गए थे। सो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और बाकी ये तो मैंने बता ही दिया कि भाई हैंड रिटन में इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेम बिहारी ने लिखा है, हिंदी में जो है वसंत किशन वैद्य ने लिखा है। एक यस आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, छवि ने भी एकदम सही उत्तर दिया है और खुशबू ने भी सही दिया है। पिंगलई वेंकैया, पिंगलई वेंकैया जो है इन्होंने जो है इसको डिज़ाइन किया था हमारे नेशनल फ्लैग को। अच्छा, भिखाई जी कामा ने भी नेशनल फ्लैग पे बहुत सारा काम किया है। भिखाई जी कामा का जर्मनी की एक कॉन्फ्रेंस से जो है काफ़ी लेना देना है। बता सकते हैं वो कौन सी जगह की कॉन्फ्रेंस थी भिखाई जी कामा की? जल्दी से अगर कमेंट करके बता दो ना, तो भिखाई जी कामा का वही प्रश्न बार बार आता है तो मज़ा आ जाए। कोई बता दे तो मुझे किस जगह की है वो कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा मेजर अचीवमेंट्स की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो आप देखिए कि एक तो जितने भी लॉ वगैरह थे वो यही इनेक्ट करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर हमारी जो कॉमनवेल्थ के अंदर पार्टिसिपेशन थी उसकी पुष्टि भी इसी ने की थी मई 1949 में। फिर जो नेशनल फ्लैग का मैंने आपको बता दिया, इसको डिज़ाइन किया है पिंगली वेंकैया ने, 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट करने का काम हुआ। नेशनल एंथम, ये अभी जो मैंने माइंड मैप आपको दिखाया ना, ये वही सारा माइंड मैप यहाँ पे मैंने बता रखा है ना। तो नेशनल एंथम जो जनगण मन है उसको अडॉप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को अडॉप्ट किया गया, राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बने, तो वो एक छोटा सा माइंड मैप आपके दिमाग में छप जाता है और वही चीज़ यहाँ पे थ्योरी की फॉर्म में लिखी हुई, बस ऐसे आप समझ लीजिए। सो नेशनल एम्बलम जो है वो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया जाता है और फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड जो है वो 26 जनवरी 1950 को होती है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। कह रहे हैं कि आप इंग्लिश जीके बुक्स पे सर डिस्काउंट दे दीजिए। आपको पता है इंग्लिश जीके बुक आउट ऑफ स्टॉक है, मैं किस बुक पे डिस्काउंट दूं आपको? जब किताब ही नहीं है मेरे पास तो डिस्काउंट कहाँ से दूं? सिर्फ अभी किताब जो बची भी है तो वो बची है केवल स्टैटिक जी के मंथन। जिसको भी लेनी है ये भी ले लो, ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। अब बच्चे इतने परेशान हैं, डेली मेरे को यही क्वेरी आती है कि ये किताब कब आएगी। अभी नहीं आएगी भाई, मैंने ऑलरेडी आप लोग को पहले ही बताया था भाई कि लेकर रख लेना। अब बच्चे परेशान हो रहे हैं ना, उनको लग रहा था कि सर मार्केटिंग कर रहे हैं। सर मार्केटिंग थोड़ी करते हैं यार इतनी, हर डेली बहुत लोग हैं करने वाले, लेकिन हम नहीं करते हैं। मैं जेन्युइन बात ही बताता हूँ आपको तो। और हिंदी की किताब का देखिए हम प्रमोशन नहीं कर रहे। अगर आज मैं एक बार आकर जो है बढ़िया सा एक शॉर्ट बना के, बढ़िया सी एक वीडियो बना के प्रमोशन कर दूं, हिंदी की सारी किताबें एक साथ बिक जाएंगी। मैं बोल इसलिए नहीं रहा हूँ कि जिसे ज़रूरत होगी अपने आप ऐप पे जाके ले लेगा, है ना। सो आप देखिए कि ऐसा नहीं है, हमारी जो बुक्स है ना वो हज़ारों की संख्या में, ऐसा नहीं कि 100 200 300 बुक नहीं आती है, हज़ारों की संख्या में आती है और ये फ्लिपकार्ट अमेजन खुद ही ले लेते हैं। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। मतलब ये बुक्स मैं नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ, अमेजन फ्लिपकार्ट पहले ही ले चुके हैं इनको, आप ऐसे समझिए। और ये सब इन्हीं के हाथ में चलता है, ऑफ़र देना है नहीं देना है, ख़त्म करना नहीं करना। जब इनको अभी मांग रहे हैं, ये भी फ्लिपकार्ट से डिमांड आ रही है, अमेजन से आ रही है कि हमें और चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी प्रिंट ही नहीं करवा रहा हूँ, है ना, रोका हुआ है मैंने सब। सो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरह के हो सकते हैं। हमारा देश का तो रिटन है तो सबसे लेंदी हमारा ही है, हाथी, इसीलिए तो हमने बोला उसे। तो 2 तरह के हो सकते हैं, रिटन भी हो सकता है और एक वोकैब वाला भी हो सकता है ना, अनरिटन भी हो सकता है, वोकल वाला हो सकता है ना। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे यूएस है तो फर्स्ट मॉडर्न रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो यूनाइटेड स्टेट्स का है। देखिए सर ट्रंप उसको कितना सरपास करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या किया, ट्रेड डील की ऐसी की तैसी कर दी ना वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने। सेम अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। ये क्या है, बड़ों से सुना छोटों ने, फिर छोटों से सुना उनके छोटों ने, ऐसे चलता है इनका सिस्टम, कस्टम और कन्वेंशन पे चलता है। तो ये 2 मैंने डिफरेंट कल्चर बताया और दोनों से ही हमारे देश में बहुत सारा हमने इंस्पिरेशन उठा रखा है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारा तो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा। ओरिजिनली 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। आज देखिए बढ़ते 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 और भारी कर दिया गया इसको। सो अब ये डबल हाथी बन गया है, 470 आर्टिकल, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल के साथ। तो पहले क्या कम थे, अभी देखिए कितने सारे बना दिए गए हैं। एनीवेज
रीजंस की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बताया था कि हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है, डाइवर्स है, बहुत सारा कल्चर का इंटीग्रेशन है, इस वजह से ऐसा किया गया है। और ज़्यादातर इन्फ्लुएंस जो देखने को मिलता है इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का देखने को मिलता है। ये ब्लूप्रिंट है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मैंने आपको 1935 के एक्ट में भी ऑलरेडी बताया था। इसके अलावा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट है, यानी ऐसा नहीं है कि स्टेट्स के लिए अलग है और सेंटर के लिए अलग है। बेशक से फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, लेकिन एक ही कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के लिए ही वैलिडेट किया गया है। और इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो लीगल एक्सपर्ट्स तो उसमें थे ही, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे लंबा संविधान है। दो प्रकार के संविधान हो सकते हैं, एक लिखित वाला और एक जो होता है अलिखित वाला। कुल मिला के संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वहाँ का लिखित संविधान है, सबसे पहले हमने देखा, और यूनाइटेड किंगडम का अलिखित है, यानी कि मौखिक है एक तरह से। भारतीय संविधान सबसे लंबा है और उसके अंदर मूल रूप में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन आज की डेट में अगर वर्तमान में देखते हैं तो 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। कुल मिला के मेन कहानी यही है। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मैं अलग से भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं इसी में ही इंटीग्रेट करके इसको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, CHSL मेंस की आंसर की का एनालिसिस कब तक आएगा? क्या करना है मेंस की आंसर की का एनालिसिस? इतने कौन सा क्वेश्चन थे कि उसकी एनालिसिस की जाए, है ना? देव शुक्ला भाई, क्या एनालिसिस उसका करेंगे? इतने तो क्वेश्चन ही नहीं थे। एनालिसिस उसका किया जाता है जिसमें अच्छे खासे भारी भरकम क्वेश्चन हो तो एनालिसिस किया जाए। क्या उसमें एनालिसिस करें, है ना? क्या बोल रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द साइंस बुक, विल आई हैव टू बाय द सेकंड एडिशन? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास हिंदी की अगर आप बात कर रहे हैं तो हिंदी में तो एक ही एडिशन है। इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि आपके पास सेकंड एडिशन होना ही चाहिए है ना? अब वो थर्ड जब आएगा आएगा, अभी तो मैं उस पर काम भी नहीं चालू किया हूँ, सीधा बताऊँ तो आपको, है ना? उसमें समय लग जाएगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि सेकंड एडिशन अगर आपके पास नहीं है तो सेकंड ही होना चाहिए, फर्स्ट नहीं, सेकंड ही होना चाहिए, क्योंकि सेकंड में हमने बहुत सारी चेंजेस किए थे। चलिए, अब बात करते हैं कि भाई वेरियस सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अम्बेडकर साहब ने कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़े तो उनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से या कौन सी सोर्स से हमने क्या लिया है, तो वो देखिए। सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो 1935 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, लगभग वहीं से आप देखिए, उसमें भी लोकसभा था, राज्यसभा था, वही सब इसमें भी देखने को मिलता है। तो इसमें हमें जो है, हमने क्या क्या उठाया है? फेडरल स्कीम उठाई है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी के प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये 5-6 चीज़ हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाई है। इसके बाद आप देखिए ब्रिटिश और यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो वहाँ से सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बाईकैमरलिज्म, जिसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि बाईकैमरलिज्म क्या होता है। लेकिन अभी आप समझिए, इसको आप पार्ले से भी, पार्ले जी है ना, तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं, जैसे ये रहा पार्ले, है ना? सो ऐसे करके ये ले, पार ले, ऐसे करके कुछ भी बना सकते हो, आपका जो मर्जी है ना? सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने यहीं से लिया, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ना? सो इसका प्रश्न अक्सर पेपर में आता है। ये सिटीजनशिप जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कौन से आर्टिकल में सिंगल सिटीजनशिप आता है, डुअल सिटीजन नहीं हो सकता कोई भी व्यक्ति भारत का। सो वो भी हम बात करेंगे, उसी में करेंगे। फिर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का सीधा मतलब ये कई बार आता है ना? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि भाई मेजोरिटी से जीतना, है ना? सिंपल मेजोरिटी से जीत जाना, कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेजोरिटी रहेगी, है ना, वहाँ पे जिसको मेजोरिटी में वोट मिल गए वही जीता माना जाता है, ऐसे इसको आप मान सकते हैं। इसके अलावा लॉ मेकिंग प्रोसीजर और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो भी यहीं से लिया गया है। कैबिनेट का जो सिस्टम अभी आप देखते हैं आज की डेट में, है ना, कैबिनेट मोदी जी की जैसे, वो यहाँ से लिया गया। प्रेरोगेटिव रिट्स हो गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो गया, और बाईकैमरलिज्म तो मैंने बता ही दिया है। सो कुल मिला के आप देखिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने संविधान का ढांचागत हिस्सा लिया, और प्रावधान क्या क्या लिए हमने? संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण यहाँ से लिया है। इसके अलावा ब्रिटेन से या यूके से हमने जो लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि द्विसदनीय व्यवस्था और संसदीय विशेषाधिकार, ये तो लिया ही है हमने। इसके अलावा संसदीय प्रशासन, शासन प्रणाली हो गया, विधि का शासन हो गया, विधायी प्रक्रिया हो गया, एकल नागरिकता बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, है ना? और अध्यक्ष स्पीकर का पद, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने ब्रिटेन से ली हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है सीधा का सीधा पेपर में। अब जब मैंने आपको देखिए बाईकैमरलिज्म की बात कर ही ली है, सो बाईकैमरलिज्म में क्या होता है आप समझना। अगर मैं आप देखिए कि आज हमारे देश की पार्लियामेंट की बात करता हूँ,
पार्लियामेंट की बात करता हूं जैसे, सो आप देखो पार्लियामेंट को दो भागों में हमने बांट रखा है, लोकसभा में और राज्यसभा में। सो ये तो हो गया सेंटर में कि एक हो गई लोकसभा और एक हो गई राज्यसभा। वहीं पे अगर मैं इसी को ही स्टेट में बांटता हूँ, ये बाई कैमरलिज्म हो गया है ना, दो कैमरे हो गए भाई, कि एक कैमरा उधर हो गया एक हो गया, तुम्हारी दो आंख होगी जैसे, ऐसे मान लीजिए। वहीं पे अगर हम स्टेट के अंदर यही चीज देखना चाहें तो एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधानसभा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब आप समझना हमारे देश के अंदर जो बाईकैमरलिज्म है वो हर स्टेट में नहीं है। स्टेट लेवल पे जब मैं देखता हूँ, यानी कि हर स्टेट में आप समझो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली का तो हर स्टेट में होना जरूरी है, लेकिन काउंसिल होना जरूरी नहीं है। काउंसिल जो है केवल कुछ ही स्टेट्स में है। इसको याद करने का भी ट्रिक अभी मैं बताऊंगा, लेकिन है कौन कौन सी स्टेट्स पहले वो देख लीजिए आप। तो ये स्टेट्स कुछ ऐसे हैं भाई मेरे, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 5-7 स्टेट ऐसी हैं, 6 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, यानी कि विधान परिषद भी है। विधान परिषद इज जस्ट लाइक राज्यसभा, आप मान लीजिए, है ना, बुजुर्ग लोगों की सभा। सो पॉइंट ये है कि इसको याद कैसे करना है। इसको याद ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारा है, तुम बिन कुछ ऐसे करके भी बहुत सारा है, लेकिन वो सब ट्रिक्स की बजाय मुझे लगता है मैं आपको सिंपल वाली बताता हूँ कि माँ भैयू अनपढ़ हैं इसीलिए तेल बेचकर गुजारा कर रहे हैं, सीधी बात है। ये वाली ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। तो आप देखिए कि क्या है, माँ भैयू की बात करते हैं तो ये हो गया बी यू। ठीक है, भैयू, माँ भैयू, तो माँ और भैया जो हैं क्या हैं, अनपढ़ हैं। सो अनपढ़, इसीलिए क्या कर रहे हैं, तेल बेचकर गुजारा कर रहे हैं। सो तेल बेच कर गुजारा कर रहे हैं, तेल बेचकर। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। मैंने अंडरलाइन लगा दिया है, इस ट्रिक को आप खुद लिख लीजिएगा। अपने हिसाब से अरेंज भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं कि अब महाराष्ट्र को पहले लिख लो, है ना, माँ भैयू अनपढ़ है इसीलिए तेल बेचकर गुजारा कर रहे हैं। सो दीज आर 6। ठीक है, इसको महाराष्ट्र हो गया, ये बिहार हो गया, यूपी हो गया। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए, हाँ, एक चीज़ और है कि अगर यूनियन टेरिटरीज में हम देखते हैं, बाईकैमरलिज्म की बात करते हैं, द्विसदनीय की बात करते हैं, सो ये हमें जो है 2 यूटीज़ में देखने को मिलता है, एक तो दिल्ली में, एक पुडुचेरी में, है ना, क्योंकि इन दोनों में ही लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने को मिलती है। और आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस वगैरह होते हैं, वहाँ भी हम बोल रहे होते हैं ना कि इनके अंदर के जो लोग हैं वो यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे पार्ट ले रहे होते हैं। सो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है और इन दोनों जगह पे सीएम बनेगा। आप देख लो दिल्ली में जैसे केजरीवाल सीएम थे, है ना, आजकल और है एक खतरनाक सीएम है, कौन है, रेखा गुप्ता। सो पॉइंट ये है कि दिल्ली तो एक यूटी है, जबकि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए और हमेशा यूटी जो डायरेक्ट कंट्रोल में होती है प्रेसिडेंट के, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है सीएम होता है इन दोनों जगह पे, ये ध्यान रखना, और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भी पार्ट लिया जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं यूएसए की कि यूएसए से हमने क्या लिया है। यूएसए से हमने देखिए एक तो प्रियम्बल का पूछ सकता है, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स का, फेडरल स्ट्रक्चर का, इलेक्टोरल कॉलेज का, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग 3 ब्रांचेस, जो हम जेल बोलते हैं ना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, वो भी हमने इधर से लिया है। जुडिशियल रिव्यू का हमने यहाँ से लिया। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर होगा आर्म्ड फोर्सेस के, ये हमने यहाँ से लिया है। इसके अलावा इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ हो गया, या फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज, है ना, कैसे उनकी इम्पीचमेंट वगैरह करनी है, वो सारा हमने यहाँ पे लिया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की सारी जानकारी भी हमने जो है यूएसए से ले रखी है। इसके अलावा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आयरलैंड की, तो आयरलैंड से हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट लिया वो लिया है डीपीएसपी। अक्सर पेपर में यही प्रश्न आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। सो डीपीएसपी क्या होगा वो हम एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे पूरा। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया। इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होने हैं, ये सारा हमने आयरलैंड से लिया है। कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ली है और वो है फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये अभी मैं यूनिटरी फीचर वगैरह पढ़ाऊंगा आपको तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। बट पॉइंट ये है कि ये फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब होता है कि बेशक से हम जो है संघीय ढांचे में विश्वास करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी सेंटर को मजबूत रखा जाएगा। अब वो आगे चल के बताऊंगा, नहीं तो रेपिटेशन हो जाएगा चीज़ों का। इसके अलावा जो रेसिड्यूरी पावर है वो सारी सेंटर के पास रहेगी, ये भी आपको मैंने पहले बताया था, है ना, जब मैंने आपको वो क्राउन की पावर भी पूरी पढ़ाई थी, तो उसमें यही बोला गया था ना कि जो आखिरी में पावर बच जाएगी, जो किसी भी लिस्ट में नहीं है पावर, वो पूरा का पूरा किसके पास चला जाएगा, वो सेंटर के सरकार के पास जाएगा, वैसे आप समझ लीजिए। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट करनी है या फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, वो सारा इसी के अंडर आएगा।
सो ये बता दिया मैंने, क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आए। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम कनाडा। सो कनाडा से हमने क्या बोरो किया, ये हमसे पूछ रहा है। सो अभी तो मैंने बताया ना, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ना, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदर्शी क्षेत्राधिकार, ये वाला, ये रहा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आया है पेपर में, ये कनाडा से लिया है हमने। सो यही पूछा था, सो बी उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम यूएसए। तो अमेरिका से हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट का, मैंने आज ही आपको बताया था, प्रियम्बल का, फंडामेंटल राइट का, इन सब का है ना, जुडिशियल का। कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी अभी आयरलैंड बताकर आ रहा हूँ आपको, है ना। सो इसका उत्तर ए हो जाएगा। आगे ऑस्ट्रेलिया से हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट लिया वो लिया कंकरेंट लिस्ट। अब प्लीज ध्यान दीजिए, समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं। कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया। फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी ऑस्ट्रेलिया से लिया, ये भी एक बार पेपर में आ चुका है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड वाला भी। फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स हो गया, है ना कुछ नहीं। फिर ज्वाइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हो गया, ठीक है। सो ये हो गया। एनीवेज आधे शरारती तो हंसने लग गए होंगे, है ना, बहुत ही गहरा जोक था और डर्टी जोक था। एनीवेज ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, बायोलॉजी में तो फिर ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, फिर तुम क्या करोगे, है ना, कौन से कोने में जाके हंसोगे। आधे लोग सोच रहे हैं बेचारे कि ये क्या हुआ बिल्कुल 2026 के लिए हमारी फ्री प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए ना भाई। और किस चीज़ को फॉलो करोगे, हमने बहुत ध्यान से सारी प्लेलिस्ट बनाकर आपको दी हैं, और आगे जो है और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होने वाली हैं। तब तक आप उन सारी प्लेलिस्ट को ख़त्म करके रखो भाई। अगर अभी तक आपने वही नहीं, हेडशॉट और एडिक्विटी वाले पैटर्न का स्ट्रैटेजी के नहीं खत्म किया, तो फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई। उसको पहले ही खत्म करके रखो उस चीज़ को जी चलिए, जैनामनी साहब हंस पड़े हैं इनको समझ आ गया। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी की मैं बात करता हूँ, तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन जो कि इमरजेंसी में हो जाते हैं ना। वो अलग बात है कि जीवन जीने का अधिकार किसी का नहीं छूटता, वो हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, उनकी सस्पेंशन की बात हो रही है, ये हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। CGL कब होगा अभी किसी को नहीं पता भाई मेरे, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, 2-2.5 महीने में कभी भी हो जाएगा, पढ़ते रहो बस। फिर USSR का जो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यहाँ से लिया, आर्टिकल 51A वाली, जो स्वर्ण सिंह कमेटी पे भी संबंधित रहेंगी, इंदिरा गांधी का टाइम की है। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्लानिंग कमीशन हो गया, है ना, ये सारा हमने जो प्लानिंग कमीशन है वो भी USSR से लिया है। इसके अलावा आप देखिए, ये तो हो गया सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन USSR का। इसके अलावा कई बार जो है सिर्फ आपसे रशिया भी पूछ लेता है ना। USSR तो बहुत बड़ा था, टूट के बाद में रशिया बना, कई टुकड़े हुए। सो फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल, ये सारा हमने रशिया से लिया है। फिर फ्रांस से हमने क्या लिया, रिपब्लिक ऑफ आइडियल्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, ये हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। सो बोथ आर डिफरेंट, यहाँ का प्रियम्बल अलग है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिया है, और यहाँ पे लिया है जो हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लिया प्रियम्बल में। सो दोनों अलग बातें हैं। सो वही मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, जर्मनी से क्या है, सोवियत यूनियन से क्या है, रूस से क्या लिया, फ्रांस से क्या लिया, वो सारा हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, कंकरेंट लिस्ट कहीं है क्या, ये रहा कंकरेंट लिस्ट। वो ट्रेड वाला आ जाता तो वो भी हम लिख सकते थे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विच कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑस्ट्रेलियन के साथ कौन सा जो है मेल खाता है, वो हमसे पूछ रहा है। एक तो देखिए ट्रेड और कॉमर्स का तो है ही है, इसके अलावा जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज जो है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। ये दोनों को मिला के आप देखिएगा कि ये दोनों ही हमने लिए हैं। सो इसका उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले दो नहीं लिए हैं। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कनाडा से लिया है। नीचे वाला एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी कनाडा से लिया है। सो ये दो किसके हैं, ये कनाडा के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने कौन सा नहीं लिया है, ये हमसे पूछ रहा है भाई मेरे। सो ऑस्ट्रेलिया से कौन सा नहीं लिया, कंकरेंट लिस्ट तो ली है, जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज भी लिया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स भी लिया है, ये 3 तो ऑस्ट्रेलिया से ही लिए हैं। लेकिन इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है, ये इससे नहीं लिया, ये आई थिंक साउथ अफ्रीका का है, ये इसका नहीं है, आगे आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम USSR, जो अब रशिया है। USSR से हमने क्या लिया, तो फंडामेंटल ड्यूटीज लिया ना, आज ही तो बताया आपको। आगे,
साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। सो आप देखिए कि प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये रहा वो राज्यसभा वाला आ गया है ना, ये साउथ अफ्रीका से लिया है। फिर जापान से हमने क्या लिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो है ये जापान से लिया है हमने, ठीक है। ये कुछ कुछ आपको पता होनी चाहिए। ये सारे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलग वीडियो में भी कराए जा सकते थे, लेकिन मैंने यहीं पे आपको करवा दिया। इनसे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, ये सारे आप चार्ट डालो, पढ़ डालो, दिमाग में ठूस डालो, जो करना कर डालो, ठीक है जी। कीप अपडेटिंग, हाँ वॉर तो चल ही रहा है भाई साहब। चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं उनमें आप देखिए कि स्पेशल प्रोसीजर लगते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि इम्पीचमेंट्स देनी है तो वहाँ पे स्पेशल प्रोसीजर लग जाएंगे। अभी क्या हुआ है, वो विमेन बिल वाला आपने देखा ना, सो उसमें क्या हुआ, स्पेशल मेजोरिटी नहीं मिल पाई तो मोदी जी को मुँह की खानी पड़ गई, है ना। सो वो क्या है, ये वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था जिसमें वो जो है आप देखिए अभी लेटेस्ट में डिलिमिटेशन वाला जो केस आया है, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ाने का चल रहा था कि 850 सीटें करेंगे, वीमेन की इतनी कर देंगे उसमें, है ना। तो वो जो है किसी ने भी साथ नहीं दिया, उसमें साउथ के जो बंदे हैं उनकी सीटें कम हो जाती, सो उन्होंने साथ ही नहीं दिया इस चीज़ में। तो देखिए ना, मुँह की खानी पड़ी है, वैसा आप समझ लीजिए। एनीवेज, सो कुछ जो होते हैं वो ऑर्डिनरी लॉ से भी हो जाते हैं, जिसमें ज़्यादा सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, स्पेशल की नहीं जरूरत होती है। इसके अलावा इंडिया हैज़ ए फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ये भी आपको समझना है। ये संघीय ढांचा क्या होता है वो अभी मैं बता दूंगा, लेकिन होता ये है, सीधी सी बात, संघ का मतलब ये होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों को पावर्स दी जाती हैं, जिसमें पावर डिवाइड हो जाए उसको फेडरल स्ट्रक्चर बोल देते हैं, सीधी बात ये है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि बेशक से स्टेट को भी पावर है, लेकिन स्टेट को उतनी पावर नहीं जितनी सेंटर को है। यानी कि हम पावर शेयर तो करते हैं वो 3 लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी आपको बताई थी, है ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि वो लिस्ट जो तीनों है उसमें जो मेन है वो आप देखना, तो आपको सेंटर वाली लिस्ट, जो यूनियन वाली लिस्ट है, उसी में असली खेल दिखाई देगा कि सारी पावर उन्हीं के हाथ में ही है। तो इसलिए आप देखिए कि येट सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स, ये सीधी बात है, यूनिटरी फीचर उसमें कहीं ना कहीं हावी होती है। इसीलिए कैसी वेरे जो है, इन्होंने बोला कि क्वासी फेडरल बोला है इसको, हमारे संविधान को, कि पूरा फेडरल नहीं, क्वासी फेडरल है ना, और फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ये जो है हमें पता होना चाहिए है। सो क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम जापान। सो जापान से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये हमने जापान से लिया, तो उत्तर जो है इसका ए हो जाएगा, ठीक है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं जी। इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया फॉलोज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया, ये ब्रिटेन के मॉडल से लिया है। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेजिस्लेचर का काम है, एग्जिस्ट बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल, ये भी हमें पता है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल हेड होता है, प्रेसिडेंट जो है वो डिज्यूर होते हैं, सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं नाम के। और कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइंस की बात करते हैं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी और अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो लगभग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन जाता है, रफ हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी इन दोनों से ज़्यादा इंस्पायर्ड है, ब्रिटेन से और यूएसए से। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो लॉ हमारे देश में सुप्रीम माना जाता है, नो वन इज अबव लॉ, ये भी हमें पता है। गवर्नमेंट रूल्ड बाय लॉ नॉट इंडिविजुअल्स, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलती है, सरकार चलती है, किसी व्यक्ति के पर्सनल सजेशन से या पर्सनल राय से नहीं चलती है। इसके अलावा इंडिया हैज ए इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। इंडिपेंडेंट ऐसे है भाई मेरे, अगर आप स्टेट्स के अंदर जाएंगे तो आपको अलग अलग जुडिशरी मिल जाएगी, लोअर कोर्ट्स मिल जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिल जाएंगी, आपका जो है सेशन कोर्ट्स हो गई, फिर हाई कोर्ट्स होगी, हर स्टेट की अपनी होगी, है ना। कुछ केसेस में जो है वो शेयर भी करते हैं, वो जुडिशरी में हम पढ़ेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि अब देखिए स्टेट के पास भी एक दे दी, लेकिन वहीं पे सेंटर ने अपने पास भी रखी है। अपने पास कौन सी रख ली, सुप्रीम कोर्ट रख ली, तो सारे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में नहीं आते हैं, है ना। और कुछ केसेस में आप देखिए जैसे 226 का देखिए, है ना, और 32 में देखिए, सो वहाँ पे हम देखते हैं तो 226 वाली ज़्यादा पावर किसके पास है, वो हाई कोर्ट के पास पावर ज़्यादा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास तो केवल यही है कि कोई फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वो आर्टिकल 32 वाला, है ना। तो ऐसा ही है, यानी कि ऐसा नहीं कि हर पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ही ज़्यादा होगी, कुछ सेक्शंस में हाई कोर्ट में भी पावर ज़्यादा दी गई है। तो इसी को बोलते हैं संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। चलिए, सो पॉइंट देख लेते हैं। इसके अलावा और क्या क्या लिख रखा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दे रहा है, गारंटी कर रहा है, जो हम पढ़ेंगे आगे, है ना। इसके अलावा
फंडामेंटल राइट्स में प्रोटेक्ट लिबर्टी एंड इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, ये सारे पॉइंट्स जो है हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, इसलिए यहाँ पे पढ़ने की कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं है। फिर डीपीएसपी में क्या होता है, सो डीपीएसपी को भी हम बहुत डिटेलिंग में आपको पढ़ाऊंगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होती हैं, कौन से अमेंडमेंट में ऐड की गई, तो आपको पता होना चाहिए कि 42वां अमेंडमेंट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इंदिरा गांधी के टाइम में जब एमरजेंसी से अगले साल आया है, ये 75 में एमरजेंसी लगी, 76 में ये आ गया। इसके अलावा आप देखिए कि इनिशियली 10 ड्यूटी थी, बाद में 11 कर दी गई 86 अमेंडमेंट के बाद, है ना, जिसमें क्या था कि 6 से 14 साल के बच्चों को पेरेंट्स को पढ़ाना ही है, वो उनकी ड्यूटी है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकुलर है, क्योंकि हमारा कोई भी जो है रिलीजन नहीं है हमारी स्टेट का, स्टेट यहाँ पे पूरे देश को बोला गया है, तो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। अगर हम ये बोलते कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सो क्योंकि हिंदू बहुतायत में है तो पहले ही घोषित कर देते हैं उस टाइम पे ही, है ना, कि ये हिंदू राष्ट्र, लेकिन ऐसा नहीं किया गया उस टाइम पे, है ना। सो नेहरू जी को कर देना चाहिए था हिंदू राष्ट्र घोषित, लेकिन नहीं किया उन्होंने, तो उन्होंने इसको जो है एक सेकुलर देश बनाने की कोशिश की है, तो सेकुलर बनाइए फिर आप, है ना। इसके अलावा इक्वल रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन है यहाँ पे, है ना, तो सबके लिए है, तो फिर सबके लिए ही रखिए। अब जो बन गया सो बन गया। सो ये वही सब बता रखा है भाई मेरे, कि इसमें जो है राज्य के नीति निर्देश हो गया, हमारे मौलिक अधिकार हो गया, वो है सब दिए गए। फिर मौलिक कर्तव्य जो 42वें संशोधन के तहत ऐड किए गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, और 10 कर्तव्य थे, जबकि 86वें संशोधन में एक और ऐड कर दिया गया तो 11 हो गए। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान सम्मान और सुरक्षा प्राप्त है। तो ये सब जो इसमें है ये हम वैसे भी डिटेल में पढ़ रहे हैं। फिर सिंगल सिटीजनशिप को बोलता है, तो सिटीजनशिप का पूरा चैप्टर ही हम पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए मैं इनके ऊपर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि हमारे संविधान में मोटा मोटा है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो है इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बहुत सारी देता है ना, सो उनके पास इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के पास क्या होती है, उनको हम क्वासी जुडिशियल कह देते हैं। क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है कि कुछ कुछ न्यायिक पावर उनके पास है। जैसे इलेक्शन से संबंधित कोई भी न्यायिक पावर रहेगी तो उसमें हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं, पहले इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के पास रहती है पावर। ऐसे यूपीएससी हो गया, कैग हो गया, सबकी अपनी अपनी एक पावर्स डिफाइन है। फिर इमरजेंसी प्रोविजन की बात करता हूँ, तो सेंटर जो होता है, सेंटर की सरकार जो है ज़्यादा पावरफुल हो जाती है जब इमरजेंसी का केस बनता है। तो अब वो हम पढ़ेंगे आगे चल के, इमरजेंसी में 356 क्या होता है, 365 क्या होता है, 352 क्या है ना, वो सारी चीज़, 360 क्या है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे पूरा ऐसा नहीं कि एक ही क्लास में सब कुछ पढ़ा दिया जाए। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो सेंटर के कंट्रोल में आ जाती है अगर कोई इमरजेंसी ऐसी लगती है स्टेट के अंदर, तो है ना। 3 टियर की गवर्नमेंट होती है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। सो उसमें ये रहता है कि 3 टियर में सबसे ऊपर तो आप देखिए यूनियन गवर्नमेंट है, फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, और उसके नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर रिपन को बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए है। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या क्या आ जाता है, म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत आता है। तो आप देखना उसमें अमेंडमेंट जो 2 आपको याद रखनी है, 73rd वाली जो पंचायत की है, 74th वाली म्यूनसिपैलिटी की है, ये अक्सर पेपर में आती हैं, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी एक आता है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा 97th अमेंडमेंट में मिला है 2011 में, ये कई बार पेपर में आ चुका है। फिर 3 जो ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट के, जेल जिसको मैं बोल देता हूँ, तो जेल में कैसे याद रखेंगे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, है ना। सो 3 हो गए ये। सो कुल मिला के भारत में एकल नागरिकता का जो है नियम है। संविधान स्वतंत्र निकायों को प्रावधान करता है, जैसे कि चुनाव आयोग हो गया, यूपीएससी हो गया, कैग हो गया, सब अलग अलग हैं। आपातकाल प्रावधान में जो है केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्ति आ जाती है स्टेट के अकॉर्डिंग, स्टेट के पास यानी कि राज्य के पास कम शक्ति रह जाती है। ऐसे मान लीजिए त्रिस्तरीय सरकार होती है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार का बाप या कह लो कि जनक किसको बोला जाता है, तो रिपन को बोला जाता है। और 73वें संशोधन में पंचायतें आती है, 74वें में न्यायपालिका आती हैं, ये सारे स्थानीय सरकार ही हो गई। इसके अलावा सहकारी समितियाँ जो है वो भी इसी में आ जाती हैं, वो 97वें संशोधन के तहत जो है उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर हमारा, अब मैं जो है फेडरल जो इतनी देर से बोल रहा हूँ, संघीय ढांचे की बात करता हूँ, अब उसकी बात कर लेते हैं। पीडीएफ जो है, पीडीएफ की जो बच्चे बात कर रहे हैं, पीडीएफ जो है इसकी आपको पेड कोर्स में ही मिलेगी। रामबाण 4.0 बैच लेना पड़ेगा, वहीं पे इसकी सारी पीडीएफ आएगी। ये फ्री वाला कोर्स नहीं है, ये पेड वाला कोर्स अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। फ्री वाली भी आती हैं, वो हेडशॉट्स हो गया या बहुत सारा स्टैटिक का पोर्शन हो गया, वो हम लाएंगे अभी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो अलग रहेगा। ये क्लासेस अभी पेड वाली देख रहे हैं आप। सो आप देखिए फेडरल फीचर जो होता है, मैं आपको मुद्दे की बात ये बता रहा हूँ। फेडरल यानी कि संघीय ढांचा ये होता है जिसमें पावर को डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि भाई जो
राज्य हैं उनको बोला जाए आप इस पावर का इस्तेमाल कीजिए, सेंटर की सरकार बोले कि ये पावर हमारे पास रहेगी, ऐसे मान लीजिए, है ना। दो तरह की सरकारें चल रही है, डुअल गवर्नमेंट टाइप का सिस्टम आप मान लीजिए, है ना। सो अगर हम ध्यान देते हैं तो डुअल पॉलिटी हो गई एक तरह से सेंटर और स्टेट की। अब वो जो 3 लिस्ट बनाई जाती हैं कि यूनियन लिस्ट बना ली भाई मेरे, एक स्टेट लिस्ट बना ली और एक कंकरेंट लिस्ट बना ली, तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं वो सारे सेंटर के अधीन रहेंगे, उसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकती। फिर स्टेट के जो अधीन है उसमें सारे के सारे जो सब्जेक्ट है उसमें स्टेट के पास सारी पावर है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया। एजुकेशन वगैरह तो चलिए दोनों में आ सकता है ना। एग्रीकल्चर जनरली जो है वो स्टेट का ही सब्जेक्ट माना जाता है। फिर आप देखिए कि वहीं पे अगर मैं कंकरेंट की बात करता हूँ तो कंकरेंट में जो है दोनों जिस पे कर सकते हैं, जैसे हेल्थ पे कर सकते हैं, एजुकेशन पे कर सकते हैं, दोनों। सो कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेट वाली जो पावर है ना, स्टेट वाले जिसमें पावर रखे हुए हैं उस सब्जेक्ट में कई बार सेंटर की सरकार की भी चल जाती है ना, वो सरपास भी कर सकती है अगर उसे लग रहा है कि वो देश हित में है, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। सो इसको बोलते हैं संघीय ढांचा, एक तरह से पावर की डिवीजन कर दिया। अगर हमारा देश बिल्कुल ही संघीय नहीं होता, फेडरल नहीं होता, तो हम जो है सारी की सारी पावर जो है यूनियन गवर्नमेंट को दे देते, यानी कि स्टेट्स के पास कोई पावर ही नहीं रहती। यूनियन गवर्नमेंट का जो मन है वो करते रहता। मोदी जी का जो मन है वो सभी स्टेट्स में वैसे ही करते रहते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी मोदी जी ने कुछ चीज़ लागू की तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर जगह पे वो इम्प्लीमेंट हो ही जाए, है ना। तो वो भी हमें समझना है। इसके अलावा आप देखिए कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा है यहाँ पे, है ना, बाई कैमरल में। फिर डिवीजन ऑफ पावर में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है, ये भी मैंने बता दिया है। ये सारी की सारी जो फीचर्स हैं ये फेडरल फीचर ही हैं, यानी कि भारत में जब भी डिवीजन हो जाएगी पावर की तो वो फेडरल है, यानी संघीय ढांचा है। पावर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, अब सबके हाथ में चली गई। ऐसे समझ लीजिए हर स्टेट को भी पावर दी है कि आप भारत का भाग हैं तो इस स्टेट को ये पावर है, इस स्टेट को ये पावर, आप अपने अकॉर्डिंग चलाइए अपने लोग के द्वारा। फिर आप देखिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी ये अच्छी बात है इस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी नहीं होगी तो फिर तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वहाँ पे बैठा आदमी अपनी सुप्रीमेसी चलाने लग जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये अच्छी बात है फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, संघ के लिए। फिर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। आप समझो इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे है, अगर वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी बोलेगा तो वो जो शक्ति है वो एकात्मक हो जाएगी, वो यूनिटरी हो जाएगी। लेकिन जब वो बोलता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब है सीधा कि स्टेट को अलग से कोई पावर दे देना। सो एक जुडिशरी अगर स्टेट को अलग से दे दी, जैसे हाई कोर्ट से अलग से दे दी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग से दे दी, तो वो स्टेट की है ना अपनी, उनको बोल दिया ना कि ये आपकी है। सो वो क्या हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर हो गया। यानी कुल मिला के कहानी ये है कि आपके मम्मी पापा ने क्या किया, आपको पॉकेट मनी दे दी। अब वो पॉकेट मनी चाहे तो कल को खींच भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको दे दी ना पॉकेट मनी, तो अब वो पॉकेट मनी आपकी है। सो वो पैसा भी पावर ही एक तरह से। सो वो पॉकेट मनी आपको दे दी, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर है। आपके लिए वो अच्छा है कि आपको मिल गया पैसा, है ना। लेकिन कल को जो है अगर उनको लग रहा है बच्चा बिगड़ रहा है तो वो रोक भी सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फेडरल स्ट्रक्चर एक तरह से मैं बोलूँ। लेकिन वहीं पे अगर मम्मी पापा बोलें कि भाई तुम्हें जो चाहिए वो बताओ, मैं तुम्हें वो ले देता हूँ, पैसे नहीं दूंगा। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी, पेरेंटिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं कि पैसा बच्चा कहीं मिसयूज ना करने लग जाए। सो बोलते हैं कि पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हें जो सामान चाहिए वो बता दो, है ना। तो बच्चे को जो चाहिए, खाने पीने को चाहिए, स्कूल की आइटम चाहिए, वो दे देते हैं पेरेंट्स लाके कि बच्चा बिगड़ ना जाए, है ना। तो उसको पैसे नहीं देंगे लेकिन कभी भी। सो अगर पैसे नहीं दे रहे, ये क्या होगा, ये यूनिटरी फीचर हो गया। यानी यहाँ पे पावरफुल कौन हो गया, पेरेंट हो गया, बच्चे की पावर ही नहीं है कोई। लेकिन वहीं पे अगर आपने बच्चे को दे दिए पैसे, तो अगर कल को आप कोई चीज़ बच्चे को नहीं खरीद के दे रहे हो, तो जब बच्चे को दाव लगेगा वो जाएगा दुकान पर और उस चीज़ को खरीद लेगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसको पैसे दे रखे थे, ठीक है। सो ये दोनों अंतर होता है, यही मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यूनिटरी फीचर में क्या हो गया भाई, सेंटर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और बच्चा वीक हो जाएगा, है ना, क्योंकि सारे पैसे पेरेंट्स ने अपने पास रख लिए, बच्चे को दे ही नहीं रहे हैं। वैसे समझ लीजिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट। अब क्योंकि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है तो सेंटर ने अपने हिसाब से बना रखा है, स्टेट के हिसाब से तो है नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है स्टेट को भी उसको फॉलो करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये भी यूनिटरी फीचर हो गई, क्योंकि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर सेंटर का अधिकार ज़्यादा चल रहा है, सो उसी के अंडर आ गया सब कुछ, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। आप देखो ना, बहुत सारे राजा रजवाड़े थे, उनको प्रॉमिस किया गया, पंजाब को जैसे प्रॉमिस कर दिया गया था कि भाई आप जो है यहाँ पे मदद कीजिए आज़ादी के संग्राम में, है ना, शहादतें दीजिए, बाद में पंजाब को एक अलग दर्जा दे देंगे, स्पेशल स्टेटस दे देंगे। कौन सा स्पेशल स्टेटस आज तक मिला है, आप मेरे को बताइए। पंजाब को आज तक नहीं मिला स्पेशल स्टेटस कोई भी। सो बहुत सारी चीज़ें इसमें रही हैं, है ना, इस चीज़ में। एनीवेज, सो पार्लियामेंट कैन चेंज स्टेट बाउंड्रीज, एरियाज एंड नेम। अब मेरे को बताइए कि क्या कोई स्टेट खुद अपने एरिया बाउंड्री वगैरह या कुछ चेंज कर सकती है? नहीं कर सकती। जबकि आप देखिए सेंटर की सरकार कर सकती है, तो ये उसकी यूनिटरी फीचर होगी ना, खास शक्ति होगी जो उसने जो है स्टेट को नहीं दी, खास शक्ति थी तो खुद के पास रख ली। आप ऐसे समझ लीजिए कर्ण का मोक्ष अस्त्र अपने पास रखे हुए।
इमरजेंसी प्रोविजन में सेंटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो कुल मिला के कहानी वही है कि जिसमें जो खास शक्ति सेंटर के पास ही रहे। जब सेंटर खुद ही पावरफुल हो गया तो इसके साथ इसका मतलब क्या है, स्टेट के ऊपर हावी होगा। सो वो स्टेट वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा परेशान फील करेंगे सेंटर से। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप की बात है तो भाई अब मान लो कि कोई भी बोले पंजाब में जैसे हो गया, गुजरात में हो गया, बहुत सारे लोग फॉरेन में जाते हैं, हरियाणा के भी लोग जाने लग गए हैं फॉरेन में। अब वो चाह रहे हैं कि भाई हमारी यूएसए की नागरिकता भी हो जाए, कनाडा के भी हो जाए और इंडिया की भी हो जाए। अब अगर ऐसा होता, पावर होती, हमारा संविधान देता, तो हो सकता है पंजाब की गवर्नमेंट बोल देती कि हम अलाउड करते हैं ना, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो अब नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिटरी फीचर होगी, यूनिटरी एकात्मक शक्ति होगी, यानी ये सेंटर की सरकार के पास आ गई शक्ति सारी की सारी। इसलिए सिंगल सिटीजनशिप जो है सेंटर की सरकार के पास है शक्ति। वहीं पे आप देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज। अब मेरे को खुद सोच के बताइए कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी हैं। अब ये जो है आप समझो ऐसे अधिकारी तो आपको स्टेट सर्विसेज में भी देखने को मिलते हैं। पीएससी का पेपर देते हैं आप, है ना, ये यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, वो पीएससी का दे रहे हैं स्टेट वाले। तो ये जो शक्तियां ये स्टेट के पक्ष में ज़्यादा हैं, ये शक्तियां सेंटर के पक्ष में ज़्यादा हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे यूपीएससी का पेपर दे के आए हैं तो आप कभी भी देखना जो स्टेट का अधिकारी होगा ना, उसको कभी भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। उसके लिए प्रोविजन अलग होंगे और इनके लिए प्रोविजन अलग होंगे। आप देखना आईएएस या आईपीएस कोई या आईआरएस बन के जाएगा, हर 3 या 4 साल में इनका प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन वहीं पे कोई व्यक्ति नीचे से उठ रहा है, प्रमोशन के थ्रू उठ रहा है, तो उसका ऐसा नहीं है कि उसका वो उस कैडर में पहुंचते पहुंचते जैसे पहुंचा तो ऐसा नहीं कि वो प्रोविजन उसके लिए रहेगा, उसके लिए वैसे कोई प्रोविजन नहीं रहेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति जरूर बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, जो ये आईएएस, आईपीएस, आईआरएस हैं, ये इनकी जवाबदेही किसको है, सेंटर को है। ये बैठे तो स्टेट के अंदर है ना, हर स्टेट में, कोई मध्य प्रदेश में आईआरएस पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठा है, जीएसटी बैठा है, कोई पंजाब में बैठा है, कोई हरियाणा में बैठा है, लेकिन ये आप समझो ना कि अल्टीमेटली रिपोर्ट किसको कर रहे हैं, निर्मला सीतारमन को कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को कर रहे हैं। सो आईआरएस लोग कर रहे हैं ना, तो शक्ति किसके पास होगी, शक्ति सेंटर के पास होगी। बैठे तो स्टेट में ही है किसी ना किसी में, लेकिन स्टेट वाले जो अधिकारी होते हैं, अब कुछ स्टेट्स में जैसे आप देखिए कि एक्साइज ड्यूटी है वो स्टेट को ही दे रखी है। शराब के जितना भी वितरण होता है, लिकर का जितना भी होता है, वो स्टेट के पास है पावर, है ना, उसमें सेंटर की सरकार चोंच नहीं अड़ाती है। सो उसमें जो है वो स्टेट के अधिकारी के पास पावर आ गई। सो वो फेडरल ढांचा हो गया, वो फेडरल स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन जो ये वाला अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वाले, ये सेंट्रल, ये जो है ये आपका फेडरल नहीं हुआ, ये यूनिटरी फीचर हुई। प्लीज ध्यान में रखिएगा इसका, है ना। इसके अलावा गवर्नर को अपॉइंट करना मेरे को बताइए। अब गवर्नर क्या है, ऐसा बोला जाता है एजेंट है भाई सेंटर का, है ना, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है सीधा और प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे जीता है, कोई ऐसे अलग से तो इलेक्शन हो नहीं रहा है। सो आप देखिए कि गवर्नर को रखने का मतलब ही क्या था, ये अंग्रेज लोग रखा करते थे गवर्नर को। क्यों रखा करते थे भाई, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी, जिसमें ये आप जो देखते हैं ना आपके बड़े बड़े नेता हैं, इनको प्रोविंसेस में रखा जाता था, मैंने पहले ही बताया था आपको, है ना। लेकिन सेंटर की सरकार में बहुत कम लोग को रखा जाता था, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे रखी थी और बोल दिया था कि प्रोविंशियल में जो है हम डायरची को भी खत्म कर देते हैं और प्रोविंसेस में आप ही लोगों का पूरा का पूरा वो रहेगा, आप करिए जो आपको करना। पुलिस वगैरह भी उसमें दे रखी थी इनको, आप याद कीजिए। तो वही कंसेप्ट इन्होंने अंग्रेजों वाला ही इसमें चला दिया। अंग्रेजों ने क्यों किया था कि भाई वहाँ पे एक गवर्नर बिठा देते थे ना, गवर्नर के थ्रू क्या करते थे, इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। जैसे आप देखिए केजरीवाल साहब जब भी कोई बिल को पास करने की कोशिश करते थे, एलजी बैठा था ऊपर, है ना, तो मोदी जी उसको ऑपरेट कर सकते थे। कुल मिला के कहानी ये कि सेंटर कर सकती है ना उसमें हेरफेर, वो तो हमने देखा ही केजरीवाल के केस में बहुत बार हमें देखने को मिला मैक्सिमम टाइम में। सो इसीलिए मैंने बोला कि सेंटर का इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे, तो वो फेडरल ढांचा फिर से ब्रेक हो रहा है और जो है यूनिटरी फीचर आ रही है। ये गवर्नर के ऊपर जो है सरकारी कमीशन ने बोला भी कि गवर्नर को जो है सेंटर की सरकार का एजेंट बनने की जरूरत नहीं है। गवर्नर कोई दलाल थोड़ी है, गवर्नर एक जो है अच्छा काम करे ना, काहे कोई ऐसे काम करने हैं। तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें जो है बोली गई हैं बहुत सारे कमीशंस में। इसके अलावा इंटीग्रेटेड इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो आप देखिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर आजकल कितने क्वेश्चन उठते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो केंद्र की सरकार की तरफ थोड़ा सा उसका पलड़ा झुका हुआ है और वो ज़्यादा जो है सुनता ही नहीं है। कितना ज़्यादा लांछन अभी लगे है ना, पिछले 4-5 सालों में आपने देखा होगा हाल, है ना। बट वो क्यों हुआ, क्योंकि यूनिटरी फीचर हमने ज़्यादा दे रखी है, यानी कि केंद्र की सरकार को शक्ति ज़्यादा दे रखी है, केंद्रीकृत कर रखी है। जो अंग्रेजों ने काम किया था वही हमारे भारतीयों ने भी किया। कुल मिला के कहानी ये है, सारी स्टेट्स को नहीं तो अलग अलग ज़्यादा पावर दे दी जाती और 3 चीज़ें अपने पास रख ली जाती, डिफेंस, फॉरेन अफेयर और आपका कम्युनिकेशन। ये 3 चीज़ें अगर सेंटर अपने पास रख के बाकी स्टेट्स को पावरफुल बना दिया जाता, जैसे कि यूएस वगैरह में आप देखेंगे ऐसा ही रहता है। सो वहाँ पे स्टेट्स बहुत पावरफुल होती है, ऑस्ट्रेलिया में स्टेट्स बहुत पावरफुल है, वहाँ भी तो संघीय ढांचा है, वहाँ पर रियल फेडरल फीचर है आपको देखने को मिलेगा, जबकि हमारी स्टेट्स इतनी पावरफुल नहीं है ना। तो उस टाइम पर स्टेट्स को बहुत सारे प्रोमिस करके जोड़ा तो गया था, लेकिन अब देखिए कि यहाँ पे डंडे के जोर पर रखना पड़ता है स्टेट को थोड़ी सी भी ढील दी तो छूट के चली जाएगी इधर उधर, है ना, तो फिर वो भी गड़बड़ है एक। सो हमारा देश जो है ना डंडे के जोर पर टिका पड़ा है। अगर वो डंडे
का जोर हटा तो हमारे देश के फिर से टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता, पॉइंट ये भी है। सो इस वजह से नेहरू जी अड़े पड़े थे कि जो सेंटर है वो मुझे स्ट्रांग चाहिए, स्ट्रांग चाहिए, स्ट्रांग चाहिए, और नेहरू जी एंड तक अड़े रहे और उन्होंने सेंटर को स्ट्रांग करवा के ही माना। कनाडा से फीचर ली है भाई साहब ये मैंने, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया, इंटीग्रेटेड वाला हो गया। तो कुल मिला के मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो भारतीय संविधान के संघीय विशेषताएं हैं, लिखित संविधान, दोहरी राज्य व्यवस्था, द्विसदनीय विधायिका, कुल मिला के जिसमें पावर डिवाइड हो रही है और स्टेट के पक्ष में पलड़ा झुका हुआ है, वो हो गया आपका संघीय ढांचा। लेकिन अगर सेंटर की सरकार की तरफ है ना पलड़ा झुका हो तो वो एकात्मक विशेषताएं उसकी हो जाएंगी, जिसमें केंद्र जो है वो शक्तिशाली हो जाता है, चाहे वो केंद्र का खुद का शक्तिशाली होना हो, केंद्र और राज्यों के एक ही संविधान होना हो, या फिर आप देखिए कि आपातकालीन प्रावधान में जो केंद्र बिल्कुल ही सर्वशक्तिमान हो जाता है। कोई भी राज्यों की सीमाओं वगैरह का चेंज करना हो वो भी केंद्र ही कर सकता है ना। IAS, IPS, IFS अधिकारी यानी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये भी केंद्र ही कर सकते हो। तो बहुत सारा केंद्र के पास पावर इंटीग्रेटेड रहती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो इंडियन फेडरलिज्म की फीचर कौन सी नहीं है ये हमसे पूछ रहा है। तो आप मेरे को बताइए ना, डुअल सिटीजनशिप तो हमारी कभी रही ही नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती। अगर बिल गेट्स चाहे आज की वो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे अमेरिका की जो है नागरिकता है वो छोड़नी ही पड़ेगी, ये बात आप ध्यान में रखिए, है ना। सो यही पॉइंट है कि डुअल सिटीजनशिप हमारे देश में नहीं चलती है। आगे और क्या हो सकती हैं यूनिटरी फीचर में, अभी यूनिटरी फीचर खत्म नहीं हुए हैं। सो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। आप देखिए कि बोलने की बात है कि हमने जो है राज्यसभा के अंदर बैठा दिए बहुत सारे लोग, लेकिन आप समझो ना कि सबकी कोई बराबर रिप्रेजेंटेशन थोड़ी है राज्यसभा के अंदर। अब कोई एक स्टेट चाहे, मान लो कि बंगाल चाहे कि हम ये नियम लाना चाहते हैं अपने लिए, कैसे ले आएंगे? क्या राज्यसभा में इतनी सीट्स हैं बंगाल के पास कि उनकी से इतनी हो जाए? ये भी तो सोचने की बात है। कहीं भी आप देखिए कि अब यूपी है, यूपी की कितनी सारी सीट्स हैं, तो इसका मतलब है कि सारा का सारा दारोमदार यूपी पे टिकट पड़ा है ना, उधर बिहार पे टिका पड़ा है। सो पॉइंट ये है कि सब स्टेट्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं है। अब कल को मान लो कि आप कॉमन सेंस लगा के देखिए कि हम बोले कि ब्रिक्स के अंदर, जैसे ब्रिक्स है ना, तो ब्रिक्स की करेंसी वगैरह लगेंगे, ब्रिक्स की पार्लियामेंट लाने को फिर रहा था पुतिन। तो मेरे को बताइए कि वहाँ पे अगर ऐसा कर लिया जाए कि जिस देश के अंदर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है उसकी रिप्रेजेंटेशन हम ज़्यादा मानेंगे, तो क्या पुतिन करने देगा ये काम? मेरे को बताइए जरा। है एरिया वाइज देखा जाए तो रशिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन होगी नहीं, सबसे टॉप पे भारत बैठा है, उधर चाइना हट जाएगा। बेशक से चाइना सेकंड पे है ना, चाइना सोचेगा कि भाई मेरी तो रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी, तो उसमें अगर करते तो क्या करते, इक्वल कर लेते। कैसा करते हैं कि ये ब्रिक्स की जितने भी कंट्रीज हैं इनमें से 5-5 बंदे रख लेते हैं, एक संसद बना लेते हैं पूरी ब्रिक्स की, है ना। कॉमन सेंस लगाइए इस चीज़ में, तो उसमें फिर भी सब लोग अग्री कर जाते। तो कायदे से कर तो आप वही रहे हो, है ना। तो यहाँ छोटे लेवल पर अगर देखा जाए तो सब स्टेट्स हट जाए तो भाई हमारी तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये तो बोलने की बात है कि हम जो है वहाँ राज्यसभा में बैठे हैं, हमारे बंदे ही कितने हैं वहाँ पे, हैं। तो जो दूसरी जो छोटी एरियाज हैं, अब वो नॉर्थ ईस्ट कुछ करना चाहे कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो ये भी बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारे देश के संविधान के अंदर, अब क्या कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड जुडिशरी, आप देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो जाए, हाई कोर्ट तक की बात जैसे बताई, तो वो जो है संघीय ढांचे में आ रही है, लेकिन ऊपर आपने बिठा दिया सुप्रीम कोर्ट को। अब कोई भी मान लो प्रस्ताव पारित करना, हाई कोर्ट ने पारित कर दिया है ना, लेकिन अगर आपको जो है स्टेट को सरपास करना है सेंटर की सरकार को कि चाह रही है कि नहीं नहीं भाई ये जो है काम हम अपने तरीके से करवाएंगे, तो आपके पास तो चीफ जस्टिस है? बैठ के चीफ जस्टिस के साथ डिस्कस करके और उनसे करवा लोगे सुप्रीम कोर्ट में जो करवाना है अपने पक्ष में। अगर करवाना ही चाहे सेंटर की सरकार, नहीं करती क्या, कर लेती है? तो ये भी एक दिक्कत है। उसके बाद इंटीग्रेटेड ऑडिटरी मशीनरी, आप देखिए कि ऑडिट्स में आपके पास कैग है कि कोई भी पैसा इधर से उधर ना हो जाए। तो आप कैग के कहीं भी जो है किसी के ऊपर भी डंडा चलवाना है, किसी के ऊपर भी चेक करवाना है अकाउंट्स, तो कैग से करवा लेंगे आप। तो वो भी क्या है, यूनिटरी फीचर है, सेंटर की सरकार के पास है। बताइए कि राज्य की सरकार क्या कर सकती है उसमें, है। बहुत सारे जो आप देखिए कि कितने कितने फंड्स जो हैं, चाहे वो पंजाब के हो चाहे और किसी राज्य के हो, जहाँ पे जो सेंटर में सरकार है अगर उसके ही अनुकूल सरकार जो है स्टेट में नहीं हुई तो उनके फंड्स रोक लिए जाते हैं। बताइए कि वहाँ पे कितने कितने, कई बार तो 2-2, 3-3 महीना सैलरी नहीं मिलती, क्या करेंगे आप? पॉइंट समझ रहे हैं आप? पॉइंट को क्या है कि यूनिटरी फीचर क्या खतरनाक चीज़ है, जरूरी भी है लेकिन खतरनाक भी है। फिर प्रेसिडेंट कैन वीटो सर्टेन स्टेट बिल्स। अब प्रेसिडेंट साहब कई सारे स्टेट बिल्स को वीटो लगा देते हैं। अब बताइए कि क्या करेंगे? गवर्नर तो रोक लेगा कि भाई मैं तो प्रेसिडेंट की असेंट लूंगा। अब बताइए आप क्या करेंगे? है ये तो संविधान में लिख दिया कि गवर्नर रोक लेगा और जाके प्रेसिडेंट की असेंट लेगा, प्रेसिडेंट साहब वीटो लगा दे उठा के, वो बताइए ही ना, उनके पास तो ऐसी शक्तियां हैं वीटो की। अब देखिए, सो ये सारी पॉइंट्स जब हम समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि यूनिटरी फीचर क्या खतरनाक चीज़ है। लेकिन दिक्कत यह है कि हर कोई केंद्रीकृत करना चाहता है पावर को। इंदिरा गांधी से लेकर आप देखिए, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक यही चला है और अभी भी वही चल रहा है, केंद्रीकृत करना।
सो पॉइंट यहीं पे आ जाता है कि भाई स्टेट्स को सॉवरेंटी कहाँ है, आज़ादी कहाँ है उस चीज़ में। बहुत सारी स्टेट्स जो घुटन फील करती हैं उसमें। आप देखिए बहुत सारी स्टेट्स का मुद्दे उठते हैं कि हम अलग होना चाहते हैं, हम अलग होना चाहते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की साइड से हो, चाहे पंजाब वाली साइड से हो, बॉर्डर स्टेट्स में, चाहे तमिलनाडु की साइड से हो। क्यों ऐसा मुद्दे उठते हैं? अच्छा, क्यों हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाने दिया जाता है? सिर्फ बहुत सारे फिर मुद्दे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग फिर घुटन फील करने लग जाते हैं बहुत सारी बंदिशों की वजह से, जहाँ पे इसी को बोलते हैं डिप्लोमेटिक चीज़ें, डिप्लोमेसी आ जाती है यहाँ पे, है ना, कि आपने ऐसी चीज़ें उसमें छोड़ दी, ऐसे लूप होल छोड़ दी जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं कभी भी। बोलने को तो आप फेडरल हैं लेकिन आप नहीं हैं फेडरल, और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इसको बोला कि ये जो है फेडरलिज्म सिर्फ बोलने का, असली में फेडरलिज्म नहीं है, जो हम अभी चर्चा करने वाले हैं। आप देखिए, नीदर फुली फेडरल नॉर फुली यूनिटरी, केसी वीरे ने बोला है, क्वासी फेडरल बोल के निकल गई है तो इनको है। लेकिन और भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने खुले मन से बोल दिया, इन्होंने तो क्वासी फेडरल बोल दिया, ठीक है, लेकिन ग्रीनविले ऑस्टिन को देखिए, इन्होंने बोला इंडियन फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोल दिया, आप देख लीजिए आपके सामने। फिर देखिए मोरिस जॉनसन ने क्या बोल दिया, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, दुकान पे जाते हैं तोल मोल करते हैं, नहीं नहीं भैया 50 का नहीं 40 का लगा लीजिए, ये वही वाली बात है कि नहीं नहीं इतनी पावर नहीं देंगे, इतनी की देंगे, हैं। फिर देखिए आइवर जेनिंग ने क्या बोल दिया ए फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। देखिए आप, हमारे देश के इतिहासकार नहीं बोल पाएंगे, ये फॉरेन वाले बोल देंगे। बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या बोला, फेडरल इन नॉर्मल टाइम्स बट यूनिटरी इन एमरजेंसीज। ये बात तो अच्छी है, बिल्कुल अम्बेडकर साहब ने बिल्कुल सही बात बोली है, लेकिन समस्या ये है हमारे देश के अंदर कि जो भी वहां पे सेंटर की सरकार में जाके बैठ जाता है वो नॉर्मल टाइम को भी इमरजेंसी टाइम बना देता है। ये समस्या है सबसे बड़ी, ठीक है। सो ये एक दिक्कत है। अब अम्बेडकर साहब को पता नहीं था ना कि कल को ये भी कर दिया जाएगा, क्या कर सकते हैं इस चीज में। पॉल एप्पलबी, इन्होंने क्या बोला, एक्सट्रीमली फेडरल, बहुत ज्यादा फेडरल है, जबकि आप फॉरेन का उठा के देखिए ऑस्ट्रेलिया का, एक बार आपको पता लगेगा। फिर एलेक्जेंड्रोविच, इंडिया इज ए फेडरेशन सुई जनरस, ये जो है यूनिक इन इट्स ऑन काइंड आप कह सकते हैं। सो ये जो है आप देखिए कि नाम का फेडरल है, ये सारे इतिहासकारों ने क्या बोला वो मैंने आपको बता दिया है, ये आ सकता है। सो कुल मिला के आपने देखा जीके रामबाण 4.0 बैच, जिसके अंदर हम 0 to हीरो बैच पढ़ रहे हैं, और जिसको भी ये बैच चाहिए जीवी कक्षा ऐप से जाके ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी एप्लीकेशन में ही रहेगी। ये बुक की आखिरी कुछ कॉपी बची हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट पे आप चेक कर लीजिए, जहाँ भी इसका स्टॉक अवेलेबल है इसको लेकर रख लीजिएगा। स्टैटिक जीके में ट्रिक्स के साथ एकमात्र ऐसी बुक है, और बस ये पढ़िए, यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मज़ेदार तरीक़ों से पढ़ाऊंगा, बोरिंग बिल्कुल आपको कंसेप्ट सारे नहीं लगेंगे। बताइए मेरे को, बोरिंग एक भी बच्चे को लगाओ। कैसा लगा आज का सेशन है आप लोग को, बताइए, मज़ा आया कि नहीं आया, बताइए। बानिया साहब आपको पता है मैंने बहुत सुबह से कुछ नहीं खा रखा भाई, मेरे को भूख लगी पड़ी है, मैं चक्कर आ रहे हैं अभी, ये तो मेरी एनर्जी है, मैं लगा पड़ा हूँ जी। लक्ष्मीकांत पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, इतनी लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठोगे तो हो गया काम। लक्ष्मीकांत पढ़ने इतनी बड़ी किताब यार, फिर संविधान ही मंगा लो ना घर पे, कॉन्स्टिट्यूशन मंगा लो एक, घर पे बैठ के वही पढ़ लो, इससे अच्छा तो फिर ठीक है जी। अपनी तरफ से मैंने 100% आपको दिया है। अब जितने भी स्टूडेंट हो कान खोल के सुन लो, मैंने पहले ही बताया था है कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे और उनको टाइम देना है, पूजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पूजा का पाठ होने हैं, इस वजह से अगले 2 से 3 दिन मेरे को डिस्टर्ब मत करना। और कोई भी बच्चा ये ना बोल दे कि सर भाग गए हैं, कहीं नहीं भाग गया, मैं कोई विजय माल्या नहीं हूँ, ना नीरव मोदियों की यहाँ से जो है बच्चों की फीस लेके कहीं भाग जाऊँगा। सो ऐसी बातें मत करना मेरे सामने, ये मैं अभी क्लियर करके जा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि कहीं पीछे से मेरे को ऐसी बातें बोलते रहो। तो अगले 2 से 3 दिन मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। और वो पूजा पाठ बहुत सारा, घर वाले तो 10 दिन की पूजा बोलते हैं, मैंने कहा 10 दिन नहीं, शॉर्टकट मारो, अभी कभी भी नोटिफिकेशन आता होगा। सो 2 से 3 दिन जो है पूरा ये क्रम चलेगा बच्चों का, उसके बाद मैं आपको मिलूंगा, ठीक है, इतना कोऑपरेट कर लेना। एनडीए के लिए भी यही बैच चलेगा, ठीक है, एनडीए के लिए भी यही बैच है, ये मोर देन सफिशिएंट है, इसमें सब कुछ करवा रहा हूं मैं, सब कुछ कंप्लीट, ठीक है। हाँ, सारी पीडीएफ्स आज की डेट में सारी अपलोड हो जाएंगी, जितनी भी अभी पढ़ाया है। ये आज मैंने 2 क्लास एक साथ पढ़ा दी हैं, आप देखिए, है ना, कोशिश यही की है करने को। मैं ऐसा भी कर सकता था कि एक क्लास इसी का आधा भाग करके कल ले लेता, लेकिन सोचा कि यार बच्चे का टाइम नहीं वेस्ट करना, तो आपको एक साथ पूरी क्लास दे दी है। 2 क्लास का कंटेंट एक क्लास में दिया है मैंने आज, ठीक है। सो कुल मिला के अगले 3 दिन हमारा ऑफ रहेगा, अभी क्लियर कट आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद फिर आकर वापसी में मैं फिर से लग जाऊंगा, जी जान से लग जाऊंगा आप लोगों के लिए जी।
कह रहे हैं सर बच्चों ने इतनी फीस ही नहीं दी है। हाँ तो सही बात है, फीस तो अब ऑनलाइन में कम ही हो गई है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बट जितनी भी जो भी फीस रहती है ना, बड़ी नॉमिनल सी फीस रहती है, लेकिन जिम्मेदारी मैं पूरी लेकर करता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि अब जिम्मेदारी लेकर कंटेंट नहीं देना है, सब देंगे। जी भाई कह रहे हैं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ईशान भाई पूरी पॉलिटिक्स जितना भी अभी तक कंटेंट आया सारी अपलोड हुई है, एक पीडीएफ नहीं अपलोड हुई, वो भी आज हो जाएगी, और ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि अपलोड नहीं हुआ, सब कुछ अपलोड हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कि अपलोड नहीं हो रहा। रेगुलरिटी में टाइम से अपलोड करता हूँ, आपने फिर ध्यान से देखा नहीं है। ठीक है जी, चलिए रिवीजन कैसे करनी है देखिए, इसको पीडीएफ जो है रामायण 4.0 बैच में दूंगा, वहां से आप रिवीजन करना है इसको बैठ के, और क्या करेंगे यही कर सकते हैं। अभी ये तो पेड वाला बैच चल रहा है, फ्री वाली कंटेंट भी अभी बहुत सारा लोडेड है। जो 2 सीरीज बताइए आने वाली है, नोटिफिकेशन के आती धम से टपक जाएंगी दोनों, ठीक है। और अगर नोटिफिकेशन अगले 2-3 दिन में आ गया तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो उसमें फिर मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, है ना। फिर वापसी में आऊँगा और फिर आपका जो है वो 2 सीरीज धमाके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, और कुछ कह रहे हैं बेस्ट जीवी सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब ठीक है, माइंड अप करते हैं आज के अपने सेशन को। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मजा आया होगा। भाई ये कह रहे हैं कि इनको मुश्किल हो रही है इतना सारा कंटेंट याद करने में। ये इतना सारा नहीं है, ये कम है, इससे ज़्यादा ही होगा कंटेंट। ठीक है, तो ये इतना मत बोलो, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर इतना भी नहीं पढ़ोगे तो नंबर तो नहीं आने, ये 100% है। ये बहुत बेयर मिनिमम कंटेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे पढ़ाया जितना भी आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इस बात को आप मान के चलिएगा। कोई भी जन्म घुट्टी आपको नहीं दे देगा अचानक से कि जीवन घुट्टी मुंह में डाली और वहाँ पे गए और आपने जो है उसको पुचका दिया करके, है ना, और नंबर आ गए। ऐसा नहीं होने वाला, ये 100% है। इतना कंटेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अनलेस और अनटिल की मेरी सेटिंग ना हो जाए एग्जामिनर से और मैं उसको अपने भाई को पूछूँ आजा बेटा बता दे मेरे को सुबह क्या आएगा और रात को मैं पढ़ा दूँ तुझे, है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये पढ़ना ही पड़ेगा। दिस इज़ बेयर मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। ये आप समझिए लग्जरी नहीं है, ये नीड है इतना सा पढ़ना, है ना। जीवन जीने की नीड है, इतना पढ़ना ही पड़ेगा आपको। जीके को हल्के में नहीं ले सकते, जीके इज द किंग मेकर सब्जेक्ट, सीधी बात है। जी बानिया साहब आपने एकदम से सही डिकोड किया, पर मैं अपने मुंह से उसी दिन बोलूंगा। धन्यवाद आप सबका, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल भाई।